हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं राहुल सचवानी स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में लर्न एंड शेयर के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग जी जान मेहनत किए पड़े हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो है बहुत ही अच्छे से मिल पाए, बहुत ही अच्छे से आप सबकी अपने घर बैठे बैठे एग्ज़ाम की तैयारी हो पाए और आपकी नींव जो है इतनी मजबूत हो जाए कि 11वीं 12वीं में आप कोई भी विषय लें, किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें तो आपको कहीं दिक्कत परेशानी ना आए। केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, बहुत सारे जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपनी स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और कंपटीशन एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे ये जो वीडियोस हैं स्पेशल साइंस के, मैथमेटिक्स के, सामाजिक के, तो वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और वो भी इनको देख करके इसका लाभ उठाएं। और हमारी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। और खास करके दिन आज का जो इतना विशेष दिन है, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मकर संक्रांति है। तो इस मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से तिल के लड्डू खाइए, दिमाग की जो बुद्धि है उसको बढ़ाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से देश का नाम रोशन कीजिए। तो आज ही शुरू करते हैं अपना आज का ये चैप्टर। तो आज हम लोग लेक्चर ले रहे हैं क्लास 9th का साइंस का विज्ञान विषय का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है गति। ये 8वां चैप्टर एनसीईआरटी की किताब का वो चैप्टर है जहां से हमारी जर्नी शुरू हो रही है। इस चैप्टर से हमारी जर्नी शुरू हो रही है फिजिक्स की 9th क्लास में। 8वीं क्लास तक तो क्या होता था, एक ही विज्ञान की किताब होती थी, उसी में ही सारे चैप्टर ऐसे होते थे। मतलब ऐसा कुछ खास नहीं होता था कि ये रसायन विज्ञान है, ये जीव विज्ञान है, फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, ऐसा कुछ खास नहीं होता था। लेकिन 9th में आते ही ऐसा होने लग जाता है कि शुरू के हम लोग देखते हैं कि जो 4 चैप्टर हैं हमारे पास में वो रसायन विज्ञान के हैं, फिर बाद में कुछ एक चैप्टर हैं हमारे पास में वो जीव विज्ञान के हैं, बोले तो बायोलॉजी के हैं, और ये जो 8वें चैप्टर से लेकर के हमारे पास कुछ 5 चैप्टर हैं वो किसके हैं हमारे पास में, भौतिक विज्ञान के हैं, फिजिक्स के। अभी भौतिक विज्ञान फिजिक्स में ना बड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट है, बहुत दिमाग, अपना जो बुद्धि है वो हमें लगानी पड़ती है इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन मैं आपको ना गारंटी दे रहा हूं यहाँ पे कि आपका एक भी डाउट नहीं बचने दूंगा मैं, और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ना इतना ऐसे आसान लगने लग जाए ना ये सब्जेक्ट कि आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर, मतलब बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई कर सको। तो आ जाओ अपन शुरू करते हैं। शुरू भी अपन ना बड़े बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ही कर रहे हैं। देखो चैप्टर का नाम क्या है, गति या मोशन। गति माने क्या, खेलो खेलते हैं ना अपन बचपन से, क्रिकेट खेल रहे हैं, टायर लेकर के निकल गए, तो ऐसे ही खेल खेल करके हम बड़े हुए हैं। तो उसी गति को हम लोग समझना चाह रहे हैं, हमारे चारों तरफ गति हो रही है। तो विज्ञान में उस गति को हम कैसे समझें, कैसे उसको परिभाषित करें। भाई अगर गति को समझेंगे तो ही तो हम कार का इंजन बना पाएंगे, तो ही तो हम हवाई जहाज का इंजन बना पाएंगे ना, तभी हम ये समझ पाएंगे कि कितनी स्पीड पर कोई कार चले। हम बोलते ही हैं कितना एक्सेलरेशन उसको देना पड़ता है, कितना पेट्रोल उसमें जला, मतलब ये सारी जानकारी मिल करके ये सारी चीजें बनी है जो हम हमारे चारों तरफ काम में ले रहे हैं। सही बात है। तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे गति या मोशन और इसकी परिभाषा की बात करेंगे। भाई गति का मतलब क्या है, तो हम कह रहे सर बहुत सिंपल है, हमको बचपन से आता है कि अगर कोई भी चीज चल रही है तो हम बोलेंगे कि वो गति कर रही है। या ऐसे हाथ हिल रहा है ना तो इसकी जगह बदल रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो हम बोलेंगे गति कर रहा है, वो चीज गति कर रही है। तो कुल मिला के हमने बोला अगर कोई चीज अपनी स्थिति बदल रही है ना, जिस जगह पे है उससे किसी और जगह पे चली जाती है तो हम बोलेंगे गति कर रही है। सिंपल है। फिर हमने कहा एक मिनट भाई, अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा। जैसे मान लो कि ये अपना है पिंटू, ठीक है, तो ये पिंटू ने क्या कर रखा है, अपने बड़े बड़े बाल कर रखे हैं, जुल्फें बना रखी हैं इसने। अब ये पिंटू अपने घर से निकला है, यहाँ पे मान लो ये इसका घर है, और घर से ये निकल करके सीधा सीधा कहाँ गया, कहाँ जाएगा सोचो भैया, इसके बाहर क्या चाय की दुकान है, तो ये वहाँ चल जाता है थोड़ा दूर और वहाँ पे लोग आके चाय पीते हैं, बढ़िया एकदम थड़ी बनी हुई है, बैठ करके चाय पीते हैं। तो ये पिंटू है, यहाँ से घर से निकल करके चाय की दुकान पे जा रहा है। क्या हुआ, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में कुछ ना कुछ टी समय लगेगा ना। ऐसा संभव है क्या कि ये बिना समय लगाए वहां पहुंच जाए, मतलब यहां था फिर यहां पहुंच जाए बिना टाइम। अब अगर मैं इतना जल्दी भी यहां आया ना तो भी मेरे को कुछ ना कुछ तो टाइम लगा, ये तो सच बात है। तो हमने क्या किया, जो परिभाषा बनाई गति की, अभी हम क्या कह रहे थे, कोई वस्तु अगर स्थिति चेंज करती है तो हम बोलेंगे गति कर रही है। अब हमने कहा नहीं देखो, समय के साथ भाई समय भी परिवर्तित होता है और वो वस्तु भी अगर अपनी जगह चेंज कर रही है तो हम बोलेंगे कि वो क्या कर रही है, गति कर रही है। बोले बहुत बढ़िया भाई, ऐसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं जो बिना समय लगे अपनी जगह चेंज कर सके। हाँ एक दो लोग हैं, भूत अगर कोई है, या अगर कोई जादुई ताकतें किसी मनुष्य ने हासिल कर ली हैं तो वो क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है बिना समय लगे, या वो एक ही समय पे दो जगह हो सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते ना साधारण लोग। तो हमने साधारण परिभाषा बनाई है अभी विज्ञान में हमारी,
बोला कि एक जगह से दूसरी जगह कोई जा रहा है समय के साथ में, तो उसको बोलेंगे गति कर रही। अब सुनना, ये भी ना परिभाषा थोड़ी सी अधूरी है। और बोलो क्यों भाई? तो यहां पे ना एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हो सकता है इस दुनिया में खूब सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा, हमें लग नहीं रहा कि वो चल रही है क्या। आप वो क्या बात कर रहे हो? अभी समझो, देखो समझो। अभी आपकी किताब में ऐसा बोला है कि एक एक्टिविटी है कि आपके चारों तरफ जो दीवारें हैं कमरे में जिसमें भी आप बैठे हो, क्या वो दीवारें चल रही हैं? आप आपस में जो क्लास के बच्चे हो सब आपस में बात करके चेक करो, पूछो एक दूसरे से कि क्या ये दीवारें चल रही हैं क्या। तो काफी सारे बोलेंगे अरे नहीं यही है, दीवार तो कल भी यही थी आज भी यही है, कहां चल रही है। आपको अगर मैं क्या करूं कि आपको मैं यहां से निकाल करके कहां भेज दूं, अंतरिक्ष में कहीं भेज दूं, चांद पर भेज दूं, तो आप वहां जब बैठ करके देखोगे तो आप बोलो अरे पृथ्वी तो यूं घूम रही है और आगे भी चल रही है, सूरज का चक्कर भी लगा रही है। बात तो सही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि भैया हमारी जो दीवारें हैं, हम हैं, सारी सड़कें हैं, स्कूल है, जो भी हम देख रहे हैं पृथ्वी पर, क्योंकि वो पृथ्वी पर ही है और पृथ्वी तो खुद भी चल रही है, तो ये सब भी तो चल रहा है। समझ में आई आपको ये वाली बात? तो हमने कहा अरे तो गड़बड़ हो गई, तो फिर तो हम चल रहे हैं, हम तो रुके हुए हैं ही नहीं फिर। तो अब ना एक उदाहरण समझना। उदाहरण क्या है कि अगर मान लो हम लोग ट्रेन बैठे, आप भी बैठे हो, अपन दोनों यहाँ पे ना कैच खेल रहे हैं, बॉल से कैच करो मैं कैच करूँ, कैच करो मैं कैच। अब ट्रेन चल रही है, हमें मतलब ही नहीं, हम अपना बढ़िया कैच खेल रहे हैं, दूध पी रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, वहीं पे ही पूरा एक दिन लग रहा है अपने को सफर में। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपके लिए मैं नहीं चल रहा हूं, मेरे लिए आप नहीं चल रहे हो। ट्रेन में जो हमारे डब्बे में जो बाकी लोग हैं वो भी हमारे लिए चल नहीं रहे, वो उसी डब्बे में ही है, और ट्रेन का डब्बा भी हमारे लिए नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हमें कोई इंसान बाहर से खड़े होकर देख रहा है जो रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, तो ट्रेन यूं जा रही है, तो उसके लिए तो हम सब के सब गति कर रहे हैं, और हमारे लिए एक दूसरे के लिए हम गति नहीं कर रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो गया। बोला यार ऐसे कुछ चीजें तो चल रही हैं और कुछ तो नहीं चल रही, फिर इसको कैसे परिभाषा में हम लोग समझाएं। तो हमने कहा देखो दिमाग लगाओ, यहीं पर अभी के अभी हम लोग तय कर सकते हैं, यही समझा सकता हूं मैं आपको कि समझने की कोशिश करो। ये मार्कर मेरे हाथ में है और मैं यहां पर हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं, तो हम दोनों चल रहे हैं, यहां तक आ गए। तो अब हुआ क्या कि इस मार्कर के लिए मैं नहीं चल रहा और मेरे लिए मार्कर नहीं चल रहा, भले हम दोनों चल रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए नहीं चल रहे। समझ में आई? वही बात हमारे साथ में ट्रेन में हो रही है। तो हमने कहा कि इसका मतलब ये हो गया कि गति अगर हमें देखनी है ना, तो हम किसी ऐसे बिंदु से देखें जो बिंदु खुद रुका हुआ हो। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है, यहां पर मैं एक बोर्ड पे ये गोला बना रहा हूं यहां पे, ठीक है, बिंदु। तो इस बिंदु से हम लोग मान लेते हैं गति देखेंगे। तो अगर मैं यहां था पहले, तो मैं इसके लिए रुका हुआ था, इस बिंदु के लिए, फिर हम दोनों भले ही चल के आ गए, लेकिन इस बिंदु के लिए हम दूर जा रहे हैं, अब इस बिंदु से दूर जा रहे हैं, तो इस बिंदु के लिए हम गति कर रहे हैं, मतलब इस बिंदु के सापेक्ष मार्कर और मैं गति कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, तुरंत ही परिभाषा में एक शब्द जोड़ दिया। हमने कहा भैया कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, अगर कोई भी चीज किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो हम क्या कहते हैं कि भैया वो गति कर रही है। समझ में आई? सिंपल, वेरी सिंपल। मस्त बात बताता हूं एक। तुमको पता है इस दुनिया में कोई स्थिर बिंदु है क्या? इस दुनिया में कोई स्थिर बिंदु ही नहीं है। कैसे? पृथ्वी, अभी बता दिया मैंने तुमको, घूम रही है। पृथ्वी पर कुछ भी रुका हुआ नहीं है, पूरी की पूरी पृथ्वी चल रही है। बोला अच्छा ठीक है। तो बोला सर चांद भी फिर पृथ्वी के चारों तरफ ही घूमता है? हाँ सही बात है, वो भी रुका हुआ नहीं है, स्थिर बिंदु वहां पे भी नहीं मिल सकता हमको। बोला कि सूरज, सूरज तो फिर सर बीच में, वो तो रुका हुआ ही है, फिर हम उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन तुम लोग को जानकर के हैरानी होगी कि हमारा पूरा का पूरा जो सौर परिवार है ना, वो पूरा का पूरा ऐसे गति कर रहा है आगे। और बोले हमारी आकाशगंगा है सर, उससे तो ज्यादा जानते नहीं हम। आकाशगंगा में है सूरज, और आकाशगंगा में सूरज जैसे लाखों तारे हैं। तो वो पूरी की पूरी जो आकाशगंगा है ना, वो भी चल रही है। तो इस दुनिया में ऐसा कोई बिंदु ही नहीं है जो रुका हुआ हो। बोले अरे फिर तो हम ऐसे गति कैसे समझेंगे? तो हमने कहा अरे बहुत सिंपल है, जो भी केस होगा ना, जब भी हम किसी केस की बात कर रहे होंगे, तो उस वक्त हमें ना एक ऐसा स्थिर बिंदु मान लेते हैं कि भैया इसके सापेक्ष हम गति कर रहे हैं, बात खत्म। और ट्रेन में जो बाहर व्यक्ति खड़ा होकर के देख रहा है चलती हुई ट्रेन को, तो उसके लिए स्थिर बिंदु क्या हो गया? जिस रेलवे स्टेशन पर वो खड़ा है, वहां का कोई खंबा, वहां का कोई बेंच, या वो खुद व्यक्ति जहां खड़ा है, वही उसके लिए स्थिर बिंदु हो गया, वो जमीन। समझे मेरी बात? ये जो हमारा चुन्नू है, इसके लिए स्थिर बिंदु क्या हो गया? घर, कि भाई साहब घर से चल करके आया, घर थोड़ी चल रहा है, घर स्थिर बिंदु हो गया।
ऐसे समझ में आई आपको ये वाली बात? तो ऐसे समझेंगे। और एक छोटी सी चीज हमने इसमें ऐड की है, हम किसकी सहायता से ये सब कुछ समझेंगे, तो हम लोग है ना ग्राफ पढ़ा होगा आप लोगों ने, ग्राफ बनाना गणित में जरूर सीख रहे होगे आप, तो ग्राफ की सहायता से हम लोग ये चीज सीखने वाले हैं। आगे थोड़ा बताऊंगा मैं समय के साथ में आप लोगों को। तो हम करते बस इतना सा है कि ग्राफ का ये जो हमारे पास में मूल बिंदु होता है ना, ओरिजिन जिसको बोलते हैं, इसके हमारे पास में निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। इसको हम लोग हमेशा क्या मान लेते हैं, स्थिर बिंदु, मूल बिंदु मान लेते हैं। वेरी सिंपल। बढ़ रहे हैं आगे, और टाइम नहीं लेंगे आपका, बहुत छोटे में अपन को ये चैप्टर करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक राशियां। तो भैया भौतिक राशियां क्या है? तो देखो, भौतिक राशियां हमारी दुनिया में सारी चीजों को ना हम माप रहे होते हैं, तोल रहे होते हैं, नाप तोल करते ही रहते हैं ना हम, कि भाई साहब तू कितने किलो का है, और तू कितना लंबा है ना, कितना क्या है, कितना कैसे है, ये हम लोग करते ही रहते हैं। तो वही चीज हम यहां पर देख रहे हैं कि भैया भौतिक राशियां क्या है, वो सारी राशियां जिनको क्या हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो सारी भौतिक राशियां। जैसे द्रव्यमान, मैं अभी 70 किलो का हूं, है ना। बल, कि भाई साहब बल कितना, तो धक्का लगा रहा है, कितना न्यूटन का बल लगा रहा है, 5 न्यूटन 10 न्यूटन हो सकता है। अभी बल के बारे में आपने पढ़ा नहीं हो, लेकिन आप पढ़ोगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा अभी इस 9th क्लास में, फोर्स के बारे में ही है, वहां पे बल के बारे में पढ़ना है अपने को। तो बल कुल मिला के होता है कि कितना बल लगा रहा है, तो बल का यूनिट जो होती है, मात्रक जो है न्यूटन होता है। बोला 5 न्यूटन 10 न्यूटन 15 न्यूटन, कितना बल लगा रहा है? बोला ठीक है। दूरी, बोला कितना दूर है तेरा घर? बोला 5 किलोमीटर दूर है। समझे मेरी बात? तो नाप पा रहे हैं ना अपन कि यहां से वहां तक कितना है, 5 किलोमीटर है, तो वो क्या है, हमारे पास में एक भौतिक राशि है। चाल है, बोला कितनी चाल से आया तू मेरे घर पे? तो बोले अरे मैं साइकिल चला के आ रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, थोड़ा तेज चला रहा होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चला रहा होगा। तो बोला ये चाल हो गई उसकी, है ना। और आयतन आदि, आयतन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कितनी जगह घेर रही है, वो हमारे पास में आयतन है। इसके बारे में भी कभी समझेंगे भविष्य में, रसायन विज्ञान में भी आया था। बट एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बता देता हूं, लिखवा तो नहीं रहा हूं, कि ये तो सारी भौतिक राशियां हैं, क्या कुछ ऐसा भी है इस दुनिया में जो भौतिक राशि नहीं है? तो बोले हाँ बिल्कुल है सर। बोले क्या? दिमाग नहीं, विचार, विचार, ठीक है। बोले मैं ना तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तो भाई प्रेम कितना, लिख के बताओ कितना, 500%, 100%, 200, कितना? नहीं बता सकते, ठीक है। इमोशंस जो है ना हमारे, विचार, मेरे मन में इतने विचार, कितने विचार आते हैं, कैसे विचार आते हैं, कैसे विचार आते हैं, इसको नहीं नाप सकते ना, इसको तोल सकते हैं अपन। तो ऐसी ही कुछ एक चीजें हैं जिनको हम लोग माप तोल जिनकी नहीं कर सकते, तो वो भौतिक राशियां नहीं होती। समझ गए आप मेरी बात? भावनाएं जो है ना हमारी, पक्का जन्म जन्म का साथ है, दोस्ती अपनी सबसे पक्की। तो कितनी पक्की दोस्ती भाई, अंबुजा सीमेंट से ज्यादा पक्की है क्या? नहीं बता सकते हम लोग। तो ये चीज हो गई एक तो भौतिक राशियां। अच्छा, भौतिक राशियां क्यों पढ़ी वो समझना। तो भौतिक राशियां हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि इसके ना 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास में, भौतिक राशियों के 2 प्रकार होते हैं। सदिश, पहली है अदिश और दूसरी होती है सदिश। इनके बारे में हमको समझना, क्योंकि ये चैप्टर में आई है, फिर इन्हीं से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो इसलिए हम लोग समझ रहे हैं। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन वाली बात ध्यान देना, ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं चैप्टर के, इससे ज्यादा आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, ये लिख लेने हैं, जहां मैं स्टार बनाऊं वो स्टार बना लेना है, वो एग्जाम में चीज पूछी जाती है। समझे? सब कुछ नहीं करना आपको, जो मैं बता रहा हूं आपको वो समझना अच्छे से। चलो ठीक है। और क्वेश्चंस के लिए एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, अपन इसका एक अलग वीडियो ले लेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चंस नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, तो हम लोग सो ही जाने उधर। तो इधर ध्यान दो, भौतिक राशियों के प्रकार, फिजिकल क्वांटिटीज के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला है अदिश राशियां। जैसा देखो शब्द से ही साफ समझ में आ रहा है हमको कि ऐसी राशियां जिसमें ना दिशा नहीं होती है। अ का मतलब होता है नहीं, और दिश का मतलब होता है दिशा। और इसको हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको? स्केलर क्वांटिटी। मैं लिख देता हूं यहां पे SCALAR के, ठीक है भाई, सब लिख लो। अच्छा, इसमें क्या होता है समझते हैं थोड़ा सा भैया। इसको दिखाने के लिए, हमें इसको समझाने के लिए, बताने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। एक होती है परिमाण और दूसरी होती है इकाई। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और इकाई बोला किस में नाप रहे हैं उसको, जैसे समझना बहुत सरल है। तुम गए सब्जी वाले के पास, बोला भाई साहब 1 किलो आम दे देना, ठीक है। अभी ध्यान दो, 1 किलो, आपने क्या बोला? 1 किलो। तो परिमाण क्या हो गया? 1, और इकाई क्या हो गई? किलो। तो वो 1 किलो आम तोल करके दे देगा। आप गए कहां पे, मान लो गए, है ना, परचूनी वाले की दुकान पे। मम्मी ने बोला आपको जा चावल ले आ। आप उसको जाके बोल रहे हो कि भाई साहब 5 चावल दे देना, 5 चावल।
वो 5 दाने गिन के देगा, खोल खोल हाथ खोल, 1 2 3 4 5। समझे मेरी बात? तो आपने क्या मिस कर दिया यहाँ पे? आपने इकाई मिस कर दी। भाई उसको बोलो किलो, किलो नहीं बोलोगे, किलोग्राम नहीं बोलोगे, कबाड़ हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो अदिश राशियां वो हैं जिनको बताने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो परिमाण या संख्यात्मक मान जिसको कह सकते हैं, संख्या, और दूसरा क्या है हमारे पास में, इकाई। जैसे मान लो आपके घर में शादी है और है ना, आपके घर में 3 बोरी आलू मंगवाए गए हैं, बहुत सारे लोग आएंगे खाना खाएंगे, तो 3 बोरी, तो बोरी जो है ना, बोरी शब्द वो भी क्या है, इकाई है, नापने की यूनिट है हमारे पास में। तो बोरी इकाई हो गई और 3 क्या हो गया, परिमाण हो गया हमारे पास में। आप मान लो किसी दिन अकेले हो, आपको 1 केला खाने का मन किया, दुकान वाले को उसने बोला, सब्जी वाले को, यार 1 केला दे देना मेरे को, तो आपने 1 जो बोला वो तो क्या हो गया, परिमाण, और केला वहां पे क्या हो गया, इकाई। क्यों? क्योंकि केला बोलते ही ये बात क्लियर है कि वो क्या है, हमारे पास में 1 केले की बात हो रही है। समझ में आई? इकाई 1 किलो, 1 बोरी, 1 केवल 1, बस 1 पीस हो गया, मतलब समझे मेरी बात? तो परिमाण और इकाई। अभी ध्यान देना, यहां पर उदाहरण क्या है हमारे पास में, द्रव्यमान और दूरी इसका उदाहरण है। द्रव्यमान है 5 किलो दे देना, 10 किलो दे देना, 500 ग्राम दे देना, 5 लीटर दे देना, ये सारा द्रव्यमान है। अच्छा, दूरी की बात करें, जैसे बोला तो तुम्हारा घर कितना दूर है मेरे घर से, बोला साहब 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर क्या हो गया हमारे पास में, एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि। इसमें दिशा का कोई लफड़ा नहीं होता। समझे मेरी बात? अब दूसरे तरह की हमारे पास में भौतिक राशि कौन सी है, ये है सदिश। अब आप नाम से ही समझ गए होगे, एक्सपर्ट हो गए होगे अब तक तो आप लोग। सदिश मतलब दिशा के साथ में, दिशा भी है इसमें। अच्छा, सदिश को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, सदिश राशि को बताने के लिए, इसका इजहार करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहली है परिमाण, दूसरी है इकाई, और तीसरी है दिशा। अच्छा, परिमाण और इकाई तो सेम है, परिमाण और इकाई तो सेम है, लेकिन दिशा इसमें नई चीज आ गई। बोले कैसे? अच्छा, मैं आप लोगों को समझाता हूं, बड़ा ही सिंपल है। जैसे समझने की कोशिश करना कि हम लोग, जैसे ना, मैं मान लेते हैं कि मेरे पास में ना हेलीकॉप्टर है। अब मान लो यार, तुम ऐसे बड़ा आदमी हो गया हूं, मैं ऐसे हेलीकॉप्टर में आ रहा हूं तुम्हारे पास। मैंने फोन किया, मैंने कहा और राजेश क्या हाल चाल? बोले सर बढ़िया एकदम। मैं कहा राजेश यार, मैं हेलीकॉप्टर में निकल चुका हूं अपने घर से, और मैं मान लो अभी है ना यहाँ पे हूँ, दिल्ली के ऊपर हूँ, मैं लाल किले के ऊपर मेरा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। अभी मेरे को तुम्हारे घर आना है यार, आगरा। तो मैं कितना हूँ, कहाँ हूँ, मतलब बताओ मेरे को। तो तुमने कहा सर आप एक काम करो, दिल्ली से है ना मेरा घर, आप अपने हेलीकॉप्टर के ड्राइवर को बोलो, ड्राइवर को नहीं पायलट को बोलो कि साहब 30 डिग्री आप जो है उसको दक्षिण पूर्व में मोड़ लो। ऐसे ही मैं रैंडम कह रहा हूँ, 30 डिग्री दक्षिण पूर्व में। उसने कहा ठीक है साहब। अब देखना, समझना, और सीधा सीधा आपने बोला कि सर 200 किलोमीटर आ जाओगे, मेरा घर आ जाएगा। सीधा सीधा 30 डिग्री दक्षिण पूर्व में मुड़ जाओ। अब समझो, दूरी है कितना, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, लेकिन हमने क्या बोला, 30 डिग्री दक्षिण पूर्व बोला ना हमने। अब जैसे मैं राजस्थान में रह रहा हूं, मैं कहा यार मेरे को हिमालय जाना है, तो मैं कहा हिमालय कौन, कितना दूर है मेरे यहां से? बोला साहब 200 किलोमीटर उत्तर दिशा में दूर है। भाई अगर मैं 200 किलोमीटर कहीं भी चला जाऊं तो क्या मैं उधर पहुंच जाऊंगा हिमालय? नहीं, मैं पता चले 200 किलोमीटर नीचे चल गया तो गुजरात पहुंच जाऊंगा मैं। तो समझ रहे मेरी बात? तो कुछ कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनमें दिशा बतानी पड़ती है, दिशा जरूरी होती है समझाना। अब द्रव्यमान में दिशा समझाना जरूरी नहीं होती। आप दुकानदार को जाकर के बोलोगे भाई साहब 5 किलो आलू तोल करके देना उत्तर दिशा में, खींच के थप्पड़ मारेगा वो, बोले भाई क्या करके आया तू, 5 किलोमीटर उत्तर का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता। समझे मेरी बात? कि दूसरे दिन गए बोला नहीं आज दक्षिण दिशा में तोल करके देना, कोई मतलब नहीं है उस बात का, कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं है। लेकिन यहां पे हमारे पास में कुछ एक राशियां ऐसी होती हैं जिसमें परिमाण, इकाई और दिशा तीनों की जरूरत होती है। क्यों? हवाई जहाज उड़ रहा है भाई, हवाई जहाज इंडिया से उड़ के गया है, उसको मान लो नेपाल के काठमांडू में उतरना है, तो भाई एक बात बताओ, उसको जो पायलट है उधर हवा में ऊपर कोई रास्ता बताने के लिए नहीं वहां पे कि भैया ना आप वहां पे मामा जी की दुकान आएगी, चाचा जी की, वहां से बाएं मुड़ जाना, फिर वहां पे है ना एक चौराहा आएगा, फिर वहां पे कुत्ते सो रहे होंगे, वहां से दाएं मुड़ जाना। ऐसा ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सड़क पे तो चलो फिर भी होता है, वहां तो आसमान में कौन बताने वाला है? कोई नहीं बताने वाला। तो वहां पे उनको कंट्रोल रूम से, सैटेलाइट से उनको बताते हैं इतना डिग्री इस दिशा में मुड़ जाना, फिर इतना डिग्री इस दिशा में मुड़ जाना, फिर ऐसे ऐसे करके आप वहां पहुंच जाओगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे समुद्र में है, कोई जहाज चल रहा है, उसको वहां कैसे रास्ता पता चलेगा? तो उसको दिशा बतानी पड़ेगी,
तो उसका जो वेग होगा उसमें भी हमको दिशा बतानी पड़ेगी कि आप है ना 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलो उत्तर दिशा में तो आप इस शहर के पास पहुंच जाओगे, ये कहना चाह रहे हैं हम लोग। जंगल में खो जाओ तो हमें दिशा की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और इसका उदाहरण क्या है हमारे पास में, विस्थापन है। अच्छा, विस्थापन क्या बोला है अभी समझने ही वाले हैं हम लोग 5 मिनट में, टेंशन ही मत लो। बल है। अब जैसे समझो मैंने इस बोर्ड पे यहां बल लगा दिया, लगाऊंगा नहीं भाई, थोड़ा कंट्रोल कंट्रोल तो मान लो मैंने बहुत जोर से खली की ताकत आ गई मेरे में, इसको बल लगा दिया, ये अंदर चला गया, तो इस दिशा में बल लगाया तो इसी दिशा में गया ना, ये दिशा जरूरी हो गई। अभी ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने बल तो यहां लगाया लेकिन ये बाहर आ जाएगा। भाई दिशा का रोल हो रहा है ना यहाँ पे, कि जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो उसी दिशा में आपका बल कार्य कर रहा है और वो वस्तु दूर चली जाती है उसी दिशा में। तो बल की भी क्या होती है, दिशा होती है हमारे पास में। वेग की मैंने आपको बताया, हवाई जहाज कितने वेग से चल रहा है, किस शहर से किस शहर पहुंचेगा, तो वो वेग होता है, उसको बताना पड़ता है हमको, भाई उत्तर दिशा में चलना, दक्षिण दिशा में चलना, इस दिशा में चलना या उस दिशा में चलना। आई बात समझ में, क्लियर है? बढ़ सकते हैं अपन आगे, ये आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, हमने कहा भाई साहब 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो हमें समझनी है अदिश राशि, दूसरी हमको समझनी है सदिश राशियां। इस चैप्टर में थोड़ी सी राशियां इस तरह की समझनी है हमको। तो अदिश राशियों में जो पहली चीज है हमारे पास में वो क्या है, दूरी। क्या है, दूरी। पहली भौतिक राशि जो हम समझ रहे हैं वो है दूरी, और जो कि किस में है हमारे पास में, अदिश राशियों में। तो समझना दूरी क्या होती है, बड़ा सिंपल है। ये मान लो क्या है हमारा घर, ये मेरा घर है, छोटू सा घर है एकदम बढ़िया सा प्यारा सा, माता पिता श्री सब वही है अपने पास में, ये अपना घर है बिंदु ए पे मान लो, है ना घर। और एक घर से क्या है यहाँ पर हमारा स्कूल। अभी तो नहीं जाता मैं, बड़ा हो गया हूँ मैं, लेकिन जाता तो था ना यार। मान लो ये आप लोगों का स्कूल है, बस बड़ा बनाएंगे थोड़ा सा स्कूल। तो अभी ध्यान दो कि तुम लोग रोज जाते हो स्कूल। अब ये तो क्या सीधा सीधा रास्ता है, लेकिन सीधा सीधा तो कौन जाता है। अब मान लो किस दिन तुमको क्या हुआ कि पापा की गाड़ी मिल गई, पापा की गाड़ी उठाई और बोला यार आज तो गाड़ी है, पापा की छुट्टी थी, मैं गाड़ी ले जा रहा हूँ और स्कूल ऐसे घूम घाम के हाईवे से होकर के और ऐसे पहुंचे तुम लोग स्कूल। तो ये एक रास्ता हो गया हमारे पास में। वो पापा की गाड़ी में दिख रहा था कि मान लो हम ना 5 किलोमीटर गाड़ी चला के स्कूल पहुंचे, जबकि घर से स्कूल का सीधा रास्ता तो 2 किलोमीटर का ही है। सही बात है। तो मान लो कि ये तो 2 किलोमीटर ही था, लेकिन हम पर गाड़ी है यार अपने पास, तो अपन 5 किलोमीटर चला के पहुंचे। किसी दिन मान लो कि ना क्या हुआ कि दोस्त ने फोन किया और बोला कि यार आज तो साइकिल पे चल रहे हैं लेकिन स्कूल का लेट जाना है अपन को, तो पहले तू मेरे घर आ जाना। तो यहाँ मान लो दोस्त के घर पहुंचे हम लोग, फिर दोस्त कहा मैं भी चल लूंगा साथ में, फिर साथ में निकलेंगे, फिर अपन है ना पार्क से होते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और वहाँ पे कचौरी वाला जो खड़ा होता है ना, कचौरी खाते हुए चलेंगे वहाँ से। बोला ठीक है साहब, मान लो फिर यहाँ से आप यहाँ तक होते हुए पहुँच रहे हो स्कूल में और पता चल रहा है आप तो यार 7 किलोमीटर का रास्ता तय करके आए हो। तो दूरी क्या है हमारे पास में, दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि। बोला 2 बिंदुओं के बीच में तय की गई कुल पथ लंबाई जो होती है ना उसको हम लोग दूरी बोलते हैं। जैसे ए से बी जाने के लिए पहले केस में आपने दूरी कितनी तय की है, 5 किलोमीटर तय की है। ए से बी जाने के लिए दूसरे केस में आपने दूरी कितनी तय की है, 7 किलोमीटर तय की है। समझ में आ रही है आपको ये वाली बात। तो दूरी यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, 2 ही बिंदु हैं, उन दोनों के बीच में इधर से इधर जाने के लिए दूरी जो है अलग अलग हो सकती है। अनंत रास्ते हो सकते हैं, तुम लोग पृथ्वी का चक्कर भी लगा करके आ सकते हो, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है। तो ये तो हुई दूरी की परिभाषा कि कुल कितना रास्ता आप चले हो वो दूरी है। ये कैसी राशि, अदिश राशि, इसमें कोई रास्ता नहीं होता। बोला क्यों, बोला यूं मुड़ेंगे फिर इस गली में मुड़ जाएंगे, फिर यूं मुड़ जाएंगे फिर इस गली में मुड़ जाएंगे, दिशा का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, दोनों भाई भाई हैं। लेकिन फर्क क्या है कि यहां पर हम कह रहे हैं 2 बिंदुओं के मध्य न्यूनतम पथ लंबाई, जो छोटे में छोटा रास्ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। सीधा घर से सीधा स्कूल ऐसे सामने, भले अगर घर भी है ना तो उन घरों को तोड़ करके हम स्कूल अगर पहुंच रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे छोटी जो पथ लंबाई है वो क्या है हमारे पास में, विस्थापन। और वो इस केस में मैं मान रहा हूं सीधा सीधा रास्ता है, कितनी है, 2 किलोमीटर केवल और केवल। अच्छा, जानने की क्या जरूरत है, वही उदाहरण कि अगर मान लो हम आसमान में हैं, हेलीकॉप्टर में हैं, एरोप्लेन में हैं, तो हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु का क्या बताया जाता है, विस्थापन। और जैसे ही विस्थापन बताया जाता है ना तो दिशा जुड़ जाती है उसमें। अभी ऐसे तो नीचे सड़क पे तो क्या इस गली में गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, तो वो दूरी है। लेकिन हम ऊपर आ गए, अब हमें कोई ऐसे ऐसे मुड़ने की जरूरत नहीं। बोला वो रहा घर, सीधा जाएंगे, तो बोला सीधा कौन सी दिशा है, बोला उत्तर है,
तो बोला उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर चलेंगे स्कूल आ जाएगा, खत्म। समझे मेरी बात? तो विस्थापन कैसी राशि हो गई हमारे पास में? सदिश राशि हो गई। अब थोड़ा सा इसका उदाहरण समझने की कोशिश करना। और विस्थापन क्या है हमारे पास में? सबसे छोटी से छोटी क्या है? सबसे छोटी दूरी। सबसे छोटी दूरी होती है ना किसी दो बिंदुओं की, उसी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखना कि क्या हुआ, हमने मान लिया कि एक हमारे पास में ऐसे पार्क है जहां पे हम लोग खेलते जाते हैं, और पार्क एकदम गोल है, ऐसे ना गोलाकार पार्क है। उसमें ये बिंदु है मान लो ए और ये बिंदु है मान लो बी। तो एक जने ने क्या किया, अपने दोस्त ने वो भागना शुरू किया ए बिंदु से, और वो भाग करके बी तक गया और वो भाग करके वापस ए पर आ गया। तो मतलब उसने ए से चलना शुरू किया और वापस ए पर ही आ गया। तो आप समझना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो इस केस में उसकी दूरी कितनी होगी? ठीक है, मान लेते हैं हम लोग, केवल उदाहरण के लिए मान रहा हूं मैं, कि उसकी दूरी हमारे पास में कितनी है। बोला भाई साहब 2 किलोमीटर। उसने दूरी तय कितनी की? ए बिंदु से घूम करके पूरा चक्कर लगा के ए बिंदु पे आ गया भागते भागते, तो वो 2 किलोमीटर भागा, हम ऐसा मान लेते हैं। तो दूरी कितनी हुई ए बिंदु से ए बिंदु तक? 2 किलोमीटर। लेकिन अब मेरे को आप ध्यान से बताना, ए बिंदु से ए बिंदु तक का विस्थापन कितना होगा? विस्थापन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन कितना होगा? विस्थापन का क्या मतलब होता है कि उस बिंदु से जो दूसरा बिंदु है उसके बीच की न्यूनतम, कम से कम दूरी, कम से कम पथ लंबाई। तो ए से ए की कम से कम दूरी क्या है? बोले अरे सर क्या बात कर रहे हो, 0। तो 0 किलोमीटर। तो हम बोलेंगे भैया विस्थापन? बोला 0। कोई विस्थापन नहीं है भाई साहब, कोई कुछ नहीं चले हो तुम। बोले क्यों? बोले वहीं तो खड़े हो जहां थे। सिंपल है। अगर मान लो हमसे इस केस में ए से बी के लिए कोई पूछे कि ए से बी पे गया है, मान लो बच्चा यहां से गया, यहां रुक गया इस बार, मान लो सेकंड केस में, तो ए से बी की हमारे पास में अगर हम दूरी की बात करेंगे तो क्या होगा? मान लो आधा चक्कर ही लगाया था तो उसने मान लेते हैं हम 1 किलोमीटर होगा। लेकिन उसी के लिए अगर हम विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन हमारे पास में कितना हो जाएगा? ध्यान दो, ए से बी का विस्थापन ये हो जाएगा, ये, जो कि इसकी त्रिज्या का दुगना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ऐसे ही रफ ले रहा हूं मैं, तो कि मान लेते हैं कि ये होगा इसके पास में सपोज 400 मीटर होगा या जो भी होगा। ठीक है, यहां से यहां तक का सीधा रास्ता, वो क्या हो जाएगा? शॉर्टकट विस्थापन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको विस्थापन और दूरी का जो कंसेप्ट है समझ में आया, सदिश और अदिश का। इसमें एक छोटी सी चीज अब जो ध्यान देने वाली है, जो नोट्स में नोट करने वाली है, वो ये है, आपसे किताब में क्वेश्चन पूछेगा इस पर, भैया कि जो दूरी होती है ना वो हमेशा या तो बड़ी होती है विस्थापन से या फिर बराबर होती है, छोटी कभी नहीं हो सकती। दूरी जो है हमेशा, अगर कोई वस्तु थोड़ा सा भी चली है ना, तो यहां तो क्या होगा कि दूरी और विस्थापन दोनों बराबर है, और या फिर ये होगा कि दूरी बड़ी होगी और विस्थापन छोटा होगा हमेशा। और विस्थापन जो होता है ना वो 0 हो सकता है, विस्थापन जो है वो 0 हो सकता है। कब? जब अगर कोई वस्तु थोड़ा सा भी अगर चली है ना, तो क्या संभावना है? देखो विस्थापन तो 0 हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। जैसे इस केस में हमने देखा था, कोई वस्तु चल रही है तो विस्थापन तो 0 था लेकिन दूरी 0 हो ही नहीं सकती अगर वो चल गई तो एक जगह से दूसरी जगह पर। ये नोट करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होगा, दूरी हमेशा बड़ी होगी। समझ गए? क्लियर है? चलो बढ़ करके देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में 2 राशियां और हैं, जिसमें से एक अदिश है और एक सदिश है। अच्छा, अदिश राशि हमारे पास में कौन सी है? ये है चाल। चाल, तो चाल को समझना है हमको अच्छे से, और यहां पर इसकी परिभाषा तो हमने लिखी दी। क्या है परिभाषा? दूरी में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हमें चाल की जरूरत क्यों पड़ी और इसको हम लोग कैसे समझ सकते। तो हम ना एक उदाहरण मानेंगे। उदाहरण हम लोग क्या लेंगे? सिंपल में हम मानेंगे कि हमारे पास में 2 व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। ये भी स्पोर्ट्स की कार चला रहा है बहुत तेज और ये भी बहुत तेज कार चला रहा है। तो हमने कहा कि मान लेते हैं हम लोग कि ये जो ए वाला व्यक्ति है ना, ये क्या करता है टाइम में अगर हम देखें तो ये भाई साहब 4 घंटे में, 4 आवर्स लिख रहा हूं, HR माने घंटा, ठीक है, 4 घंटे में भैया कितनी दूरी तय कर लेता है। हमने कहा कि भैया ये कार बहुत तेज चलाता है और ये 4 घंटे में ना 1600 किलोमीटर चल जाता है। अरे भाई वो स्पोर्ट्स वाली कार है, भयंकर वाली, वो जो रेसिंग ट्रैक पे चलती है, उसकी बात करें, छोटी मोटी कार की बात नहीं करें। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं बी वाले व्यक्ति की, तो ये भी भाई साहब क्या करता है, ये भी कम नहीं है, दोनों की टक्कर ही चलती है। तो ये भाई साहब क्या करता है, हम नोटिस करते हैं तो ये 6 घंटे में
6 घंटे में कितने किलोमीटर चल जाता है ये भाई साहब देखोगे आप ना, ये चल जाता है 3000 किलोमीटर। क्या बात कर रहे हो सर, इतना तेज कार होती है क्या? अरे सब होता है, तुम टेंशन ही मत लो, सब होता है। तो ये हमको मान लो ये बात दे रखी है, अब हम ना समझ नहीं पा रहे, हाँ कहा चल कौन तेज रहा है, ये फिक्स स्पीड से चलते हैं, लेकिन हम दोनों में तुलना नहीं कर पा रहे। 4 घंटे में 1600, ये 6 घंटे में 3000। भाई यहाँ समय कम है, यहाँ समय भी ज़्यादा है, दूरी कम है, दूरी ज़्यादा है, कन्फ्यूजन। तो हमने कहा कि अगर हम क्या कर लें, दर निकाल लें। दर का क्या मतलब होता है, जैसे हम बाजार में जाते हैं ना, कि हम कहते हैं कि भैया चॉकलेट की कितनी दर है ना, एक चॉकलेट कितने की है, तो उसी को असल में हम लोग दर कहते हैं। वो कहता है यार 10 चॉकलेट 100 रुपए की दे दूंगा, तो हम कहते नहीं नहीं दर क्या है, तो उसका कहता है कि अरे इसका मतलब है एक चॉकलेट 10 रुपए की। तो अगर हम यहां पर भी दर निकाल लें, दर का क्या मतलब होता है कि भैया 1 घंटे में यहां पर ये जो है दूरी कितनी तय कर रही है दोनों कार, तो हमको समझ में आ जाएगा। तो हम 1 घंटे में दूरी तय करने के लिए क्या करते हैं, दूरी में समय का भाग दे देते हैं। जैसे यहां पर दूरी क्या है हमारे पास में 1600 किलोमीटर, ठीक है, बटा समय कितना है हमारे पास में टोटल 4 घंटे, 4 आवर्स, भाग देंगे अपन, क्या होगा 4 चौक 16 और 2 जीरो हमारे पास में आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 400। तो क्या उत्तर आएगा हमारे पास में 400 किलोमीटर बटा 1 घंटा। अच्छा, इसको ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में। तो 1 घंटे में ये वाली कार कितना चल रही है, 400 किलोमीटर चल रही है। सिंपल बात है। वैसे ही यहां पर क्या हुआ हमारे पास में, हमने यही काम किया, तो हमारे पास में यहां पर आंसर क्या आएगा, 3000 में 6 का जब हम लोग भाग देंगे तो 6 पंजे 30 होता है, और 2 जीरो के 2 जीरो हमारे पास में आ जाएंगे। तो उत्तर आएगा हमारे पास में 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमको समझ में आ गया कि ये तो 1 घंटे में 400 किलोमीटर चल रहा है और ये 1 घंटे में 500 किलोमीटर चल रहा है। तो हमने कहा रेस तो कौन जीतेगा भाई, यही जीतेगा, ये नहीं जीतेगा। समझ में आ गई अपन को वाली बात। तो यही दर है, हम जाते हैं बाजार में, अरे केले क्या भाव दिया, तो केले की दर बताना, बोला साहब 30 रुपए किलो। तो दर का मतलब क्या है, एक का कितना है। तो यहां पर यही परिभाषा है कि दूरी में परिवर्तन देखना है हमको, किसके लिए, चाल के लिए। चाल के लिए हमको क्या देखना है, दूरी में परिवर्तन देखना है, परिवर्तन की दर देखनी है कि एक समय में कितना परिवर्तन हो रहा है दूरी में। वही क्या है हमारे पास में चाल है। या फिर अगर थोड़ा सा हम और दिमाग लगाएं तो इसकी परिभाषा एक और हो सकती है कि एकांक समय में तय की गई दूरी क्या है। एकांक का मतलब क्या हो सकता है, 1 घंटे में हम लोग देख रहे हो, हम देख रहे हो कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, या हम ये भी देख सकते हैं कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, या हम ये भी देख सकते हैं कि 1 दिन में कितनी दूरी तय कर रहा है। एक होना चाहिए, कुल मिला के एक अंक होना चाहिए, एक। तो एकांक समय में तय की जाने वाली जो दूरी है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, चाल बोल रहे हैं। अच्छा, इसकी जरूरत क्या है, यही बताने के लिए कौन तेज है कौन धीरे है। नहीं तो हम ये कहते हैं हमको लग रहा है यार ये तेज है, मतलब गणित में बता नहीं पाते कि कितना तेज है। तो गणितीय रूप से बताने के लिए कि कौन कितना तेज है हमने ये सूत्र बनाए हैं। अच्छा, तो यहां पर सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास में, बहुत सिंपल। तो हम कहेंगे भैया साहब बहुत सिंपल है, चाल जो है वो बराबर हो जाएगी दूरी बटा समय के। ये आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में भी ये सूत्र जो है जरूर से पढ़ा होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको अगर हम सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि v बराबर दूरी को हम लोग लिखते हैं s से और समय को हम लोग लिखते हैं t से। बात खत्म। सेम चीज अब हमें थोड़ा सा इसी की जो जुड़वा चीज है वो है हमारे पास में सदिश राशि, जो कि क्या है, वेग। क्या है, वेग। तो वेग को समझना है अपने को। वेग क्या होता है कि भैया यहां पर आप नोटिस करो केवल इतना सा ही परिवर्तन है, यहां पर विस्थापन लिखा हुआ है और यहां पर दूरी लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहां हम कह रहे हैं विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है ना उसको हम लोग कहते हैं कि वेग है। भैया हमने दूरी पढ़ा था, दूरी से क्या बना है, चाल बना है। इसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं होती है। हम जब गाड़ी पे चलते हैं तो लिखा आता है उसमें कि 5 किलोमीटर चल गए, 10 किलोमीटर चल गए, जिसको ओडोमीटर बोलते हैं। तो उसमें क्या लिखा आता है, दूरी, क्योंकि सड़क पे तो हम यूं 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 कैसे भी चलते हैं, कोई दिशा तो है नहीं हमारे पास में फिक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास में दिशा होती है। एरोप्लेन में चलते हैं तो हमारे पास में दिशा होती है, हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं तो हमारे पास में दिशा है, पानी में चल रहे हैं तो हमारे पास में दिशा है। तो क्योंकि विस्थापन की दिशा होती है इसीलिए वेग की भी दिशा होती है, और ये कैसी राशि हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हमारे पास में यहां पर सूत्र क्या बन जाएगा, तो हम कहेंगे कि भैया जो वेग है वो किसके बराबर है, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय के। और इसका सूत्र अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर s बटा t। आप बोलोगे सर फर्क क्या है, तो v के ऊपर तीर लगेगा और s के ऊपर तीर लगेगा।
अच्छा, ऊपर तीर हम किसके लगाते हैं? सदिश राशियों के, क्योंकि इनके पास दिशा होती है, तो इसलिए इनके ऊपर एक तीर लगा देते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कोई एरोप्लेन चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो मान लीजिए 200 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोले बाइक पे चल रहा है, बोला हाँ साहब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, बात खत्म। समझ में आ गई आपको ये वाली बात? ओके, डन। तो बढ़ सकते हैं हम लोग अब आगे। इन सूत्रों को याद रखते हुए हमें और क्वेश्चंस करने हैं हमारे। तो अब हमारे पास में जो अगली भौतिक राशि है वो क्या है? त्वरण, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। बोलते हैं ना भगा भगा, एक्सेलरेट कर एक्सेलरेट कर, उसी एक्सेलरेशन की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। कि भैया एक समय में अगर हम देखें, एक समय में वेग कितना बदल रहा है। भाई होता ना, गाड़ी चल रही है, पहले तो 0 पे थी, फिर थोड़ी तेज हुई, फिर और तेज हुई, फिर और तेज हुई, फिर और, तो वेग बदलता जा रहा है। भैया पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहे थे, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहे थे, फिर 40 किलोमीटर प्रति, ऐसे ही होता है ना। बस स्टैंड से निकलती है मान लो, तो 0 स्पीड से शुरू करती है, फिर थोड़ी बढ़ाती है, फिर थोड़ी और बढ़ाती है, फिर थोड़ी और बढ़ाती है, फिर ऐसे बढ़ाती है। ऐसे थोड़ी होता है कि हम 50 की स्पीड पे चल रहे होते हैं, ऐसे नहीं होता ना। कोई हमसे पूछता है कितनी तेज चल रही थी तुम्हारी बस, कहता 60 की स्पीड पे चलती थी, मजा आ गया, तेज आ गया, हम तो जल्दी पहुंच गए साहब, ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या वो हमेशा 60 की स्पीड पे चल रही थी? नहीं, पहले वो 0 से शुरू हुई, फिर सामने कुत्ता आया तो धीरे हुई, मतलब ऐसा ही हुआ ना। तो यही चीज हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ एक समय में। दर का मतलब क्या होता है? एक। तो एक समय में, एकांक समय में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, उसको त्वरण कह रहे हैं। और एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? त्वरण। तो वो सेम परिभाषा है, समझने वाली बात है, दोनों सेम ही चीज है। एक चीज हमें ध्यान देनी है, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्योंकि त्वरण जो है ना, वो किससे बनता है? वो वेग से बनता है। और वेग खुद कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो सदिश से बनने वाली यहां पर राशि खुद कैसी है? सदिश है। तो ये भी मतलब कैसी राशि है हमारे पास में? सदिश। यहां पर अदिश राशि नहीं है। दूरी और फिर बनता है चाल, फिर चाल के आगे कुछ नहीं बनता अदिश राशि में। यहां पर विस्थापन से वेग बनता है और वेग से हमारे पास में त्वरण बनता है। तो इसका सूत्र क्या है हमारे पास में त्वरण का? फटाफट से लिख देते हैं। तो हम कहेंगे भैया त्वरण, इसको ए से लिखते हैं क्योंकि अंग्रेजी में शब्द क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मान क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन बटा समय। कितना समय लगा उस परिवर्तन को होने में, हो गया। अब मन में सवाल ये हो सकता है कि सर वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा देखो बहुत सिंपल है। वेग में परिवर्तन आप लोग ऐसे निकालोगे, जैसे मान लो पहले कोई वस्तु है चल रही है, ऐसे ऐसे मान लो 10 की स्पीड से चल रही है। पहले कितनी स्पीड से? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अभी वो कितने की स्पीड से चल रही है? बाद में वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। वही चीज है, उसकी स्पीड बढ़ गई। तो इसमें परिवर्तन कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? 25 किलोमीटर प्रति घंटा में से माइनस कर दोगे 10 को, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा का परिवर्तन इसमें आया है। तो यही करोगे आप। अब हम मान लेते हैं कि ये जो बाद वाली, ये क्या है? बाद का वेग। क्या है? बाद का वेग है। और ये हमारे पास में क्या है? प्रारंभ का वेग या शुरू का वेग मैं लिख देता हूं। तो हमने असल में किया क्या? यहां पर बाद के वेग में से शुरू के वेग को माइनस कर दिया, बाद वाला माइनस शुरू वाला। तो हम यहां पर यही लिखेंगे ना कि वेग बाद में या बाद का वेग माइनस प्रारंभ का वेग बटा समय। समय को तो टी से लिखेंगे ही अपन, कोई डाउट नहीं है उसमें। अब ध्यान समझना, बाद के वेग को हमने क्या नाम दिया है? वी, छोटा वी। आरंभ का जो शुरू का वेग है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? यू से, और बटे में लिखते हैं समय टी। इस चीज को हम लोग कैसे दिखाते हैं? वेग में परिवर्तन को हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं। ये हमारे पास में सूत्र बन गया, यही फाइनल सूत्र है जो हमको लगभग हर जगह पे काम आएगा। और ए हमारे पास में कैसी राशि है? सदिश राशि। ऊपर 3 बना लो। लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है हमारे पास में, ए बराबर डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। ये जो त्रिभुज मैंने बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल नहीं बोलते इसको, हम लोग बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, और उसको ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो ये हुआ हमारे साथ में, अगर कोई वस्तु वेग बढ़ता जा रहा है तो कैसे उसका हम लोग त्वरण निकालेंगे।
अच्छा, इनके मात्रक की अब हम धीरे धीरे बात करेंगे ना तो हमको समझ आ जाएगा। नापेंगे किसमें इसको, जैसे वेग का मात्रक हमारे पास में क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, वेग है ऊपर, तो ऊपर मान लो हमारे पास में है किलोमीटर प्रति घंटा, बटे में क्या है हमारे पास में समय है, तो मान लो ये भी समय घंटे में ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये घंटा घंटा गुणा होकर के क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। या फिर इसका मात्रक हमारे पास में क्या बनेगा, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कुछ नहीं करना, आपको वो सारे मात्रक लिख लेने हैं, फिर जोड़ गुणा होकर के भाग होकर के जो मात्रक बनेगा वही उसका मात्रक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो देखो आगे हमारे पास में क्या है, आगे है हमारे पास में एक छोटा सा टॉपिक, एक समान गति, जिसको यूनिफॉर्म मोशन हम लोग बोलते हैं। शब्द से ही समझ में आ रहा है एक जैसी गति हो रही होगी। क्या है परिभाषा, बहुत सिंपल है। मान लो अगर हमारे पास में कोई वस्तु है, वो क्या हो, एक समान समयांतराल में एक समान दूरी अगर तय कर रही है तो हम बोलेंगे भैया यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। क्या मतलब है इसका, ये उदाहरण ले लो ना, जैसे मान लो मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम शाम को 5 बजे घर से निकले पैदल पैदल, ठीक है, तो 5 बजे तुम निकले और अभी आप घर से अपन देख रहे हैं कितनी दूरी तय करोगे, तो अभी तो आप 5 बजे गेट पे ही खड़े हो घर के, तो घर से 0 दूरी है आपकी। फिर क्या हुआ, 10 मिनट में आप है ना 100 मीटर धीरे धीरे वॉक करने निकले थे ना, तो 100 मीटर दूरी तय की आपने, कितनी देर में, 10 मिनट में 100 मीटर। फिर क्या हुआ, और चल रहे हैं, तो अगले 10 मिनट में 5:10 से कितनी हो गई, अब 5:20 हो गई, तो अगले 10 मिनट में आपने 100 मीटर और चल लिया, घर से आप टोटल 200 मीटर दूर आ गए। फिर आपने ऐसे ही 10 मिनट में 300 मीटर दूरी तय की और अगले 10 मिनट में 400 मीटर दूरी, तो हर 10 मिनट में आप 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर चलते जा रहे हो। तो परिभाषा हो गई ना हमारी, एक समान समय अंतराल 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट में एक समान दूरी तय कर रहे हो, हर 10 मिनट में 100 मीटर, हर 10 मिनट में 100 मीटर। क्लियर हुई ये वाली बात। तो ऐसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान दूरी बोलते हैं। बहुत सिंपल है। अच्छा, एक और फिर ऐसे हमारे पास में परिभाषा होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, असमान गति की। ये तो थी एक समान गति, अब ऐसे ही हमारे पास में क्या होगी, असमान गति होगी। इसकी परिभाषा में बस हमने क्या कर दिया कि अगर कोई वस्तु है वो अगर एक समान समयांतराल में एक समान दूरी तय न करे, एक समान समयांतराल में एक समान दूरी तय नहीं हो, तो बोलेंगे कि वस्तु असमान गति कर रही है। अच्छा, कैसे समझेंगे इसको, बहुत सिंपल है। इसमें ना अलग अलग केसेस हो सकते हैं। तो पहला केस हमने क्या लिया कि कोई व्यक्ति है, 10-10 मिनट का ले लिया अपन ने टाइम, समयांतराल तो हमने सेम ले लिया, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, लेकिन अब देखो ये चल कैसे रहा है। पहले तो 0 है, 0 से 100 चला 10 मिनट में, ठीक है साहब, बढ़िया है। फिर 100 से 200, 100 मीटर और चल गया 10 मिनट में, लेकिन अगले 10 मिनट में आप नोटिस कर रहे हो कि वो 200 मीटर के 200 मीटर पे ही है, आगे चला ही नहीं, वो रुक गया वहां पे वो। तो ये इसकी कैसी गति हो गई हमारे पास में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गई। अच्छा, इसमें और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें असमान गति में और भी संभावना है। क्या संभावना है, मान लो कोई व्यक्ति है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि भैया समय अब हमारे पास ना एक समान नहीं है, दूरी तो जो वो तय कर रहा है वो एक समान है, 100 मीटर चला, फिर 100 मीटर और चला, फिर 100 मीटर और चला, फिर 100 मीटर और चला, लेकिन यहां पर समय फिक्स नहीं है। पहले उसने 10 मिनट लगाए 100 मीटर दूरी तय करने में, फिर आप नोटिस कर रहे हो वो 2 मिनट में ही 100 मीटर दूरी तय कर ली उसने। भाई बहुत तेज चला ली उसने बाइक, वहां भागा, उसके पीछे कुत्ता पड़ गया होगा, हो सकता है। फिर अगले 5 मिनट में 100 मीटर और दूरी तय कर ली उसने। फिर आगे देख रहे हैं कि भैया फिर उसके बाद 12 मिनट लग रहे हैं उसको 100 मीटर दूरी तय करने में। तो कोई फिक्स नहीं है समय, तो भले हमने क्या कर दिया यहाँ पे जो दूरी है हमने क्या कर दी, फिक्स कर दी 100-100 मीटर 100-100 मीटर, लेकिन समय अलग अलग लग रहा है ना उसको, तो एक समान समय अंतराल नहीं है हमारे पास में यहाँ पर। तो इसलिए ये भी किसका उदाहरण है, असमान गति का उदाहरण है। इसमें एक चीज और संभव है, एक केस और भी संभव है कि दूरी भी हमारे पास में अलग अलग हो, और हमारे पास में समय भी हो सकता है अलग अलग हो, समय अंतराल भी। तो तीसरा केस ये रहा हमारे पास में, जैसे दूरी देखो आप 100 मीटर चला, फिर 50 मीटर चला, फिर 20 मीटर चला। अब हम देख रहे हैं 100 मीटर तो कितनी देर में चला, 7 मिनट में चला। 5 बजे चलना शुरू किया, 5:07 पे अपने घर से कितना दूर आ गया, 100 मीटर दूर आ गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि 5:07 से लेकर के 5:10 तक, मतलब केवल 3 मिनट में उस इंसान ने 50 मीटर की दूरी तय कर ली। फिर आगे हम देख रहे हैं तो अगले 20 मिनट में उसने केवल 20 मीटर दूरी तय की, 1 मिनट में 1 मीटर ही चला है। तो कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई, समझ रहे हो, समय भी असमान चल रहा है और सब दूरी भी असमान उसमें चल रही है कोई ऐसा। तो ये किसका उदाहरण हो गया, असमान दूरी का उदाहरण हो गया। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं अपनी बुक में, उनको समझना था। एक छोटा सा टॉपिक और है, बता देता हूं मैं आप लोगों को। ये टॉपिक है हमारे पास में औसत वेग, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी।
या औसत चाल कह सकते हो आप लोग। बचपन में करते थे सवाल गणित में, औसत चाल ज्ञात करके बताओ। तो ऐसा ही हमको बोला है, अगर हमें ये बता रखा हो कि भैया कोई वस्तु है, ध्यान रखना ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मान लो कि कोई वस्तु है, वो अगर क्या कर रही है, उसका जो वेग है वो एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, ऐसे एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। यहां हो सकता है एक समान रूप से कम हो रहा है, एक समान रूप से। तो बोले उस केस में जो औसत वेग होगा ना, उसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, हम लिखेंगे v av, मतलब वेग v के लिए तो आ गया वेग, और av आ गया किसके लिए, एवरेज के लिए। तो v av हमारे पास में कितना होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। क्या लिखेंगे भैया, तो ये हमारे पास में सूत्र हो गया। इसको और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u प्रारंभिक वेग होता है, बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, v हमारे पास में अंतिम वेग होता है, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे बटा 2 भाई साहब। तो ये हमारे पास में सूत्र हो गया। कब, जब वस्तु कैसे चल रही है, उसका जो वेग है वो एक समान रूप से अगर परिवर्तित हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास में सूत्र जो होगा औसत वेग का ये होगा। एक बात आप ध्यान देना, वेग का हमारे पास में इकाई क्या होती है, वेग की हमारे पास में इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग की भी इकाई यही होती है, चाल की भी इकाई जो है, चाल का भी जो मात्रक है वो हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड ही होता है। और ये कैसा मात्रक है, ऐसा ही मात्रक। ज्यादा दिमाग मत लगाओ अभी आप लोग, बस आप ध्यान रखो, ऐसा ही मात्रक मतलब जो हम हर जगह काम में लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, चाल का मात्रक गाड़ी जब हम चलाते हैं तो हम बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल का मात्रक हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड भी है, और भी हो सकते हैं हमारे पास में सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। लेकिन हम हर जगह कौन सा काम में लेंगे, अधिकतर हम कौन सा काम में लेंगे, हम लोग मीटर प्रति सेकंड काम में लेंगे। तो जो अधिकतर हम लोग मात्रक काम में लेते हैं पूरी दुनिया में, उनको हम बोलते हैं एसआई मात्रक। तो चाल का एसआई मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ये आप ध्यान में रखना। अब सुनो, हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है गति का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ बना के गति दिखाना। अच्छा, क्या जरूरत है इसकी, समझने की कोशिश करना। जैसे हमने ये पूरे एग्जाम्पल्स देखे थे अभी, एक समान गति के और असमान गति के। अब इसमें ना हमारे पास ऐसे डेटा होता है, तो इस डेटा को हमें पढ़ना पड़ता है, यूं समझना पड़ता है, अच्छा 100 मीटर चला होगा, फिर 100 मीटर और चला होगा, फिर 100 मीटर और, मतलब है ना, हमें समय भी देखना पड़ रहा है, ये भी देखना पड़ रहा है। तो हमने कहा अगर ऐसा खूब सारा डेटा होगा तो हमारा तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग बहुत ज्यादा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल करने के लिए बोला यार हम ग्राफ बना लेंगे ना भाई, इसको ग्राफ में दिखाएंगे। बोलो अरे वाह यार गजब आइडिया, ड्राइंग करेंगे इसकी हम लोग। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे हम लोग लेते हैं वो राशि जो स्वतंत्र है, जो इस दुनिया में जिसको कोई नहीं रोक सकता। तो यहां पे वो राशि कौन सी है हमारे पास में, समय। तो समय को ले लिया हमने एक्स अक्ष पे, ग्राफ बोला था बनाएंगे, ग्राफ बना रहे हैं। वाई अक्ष पर क्या लेंगे भाई, वाई अक्ष पर लेंगे अपन दूरी। तो दूरी किससे लिख रहे हैं हम लोग, एस से लिख रहे हैं, तो एस से लिख देते हैं अपन। अच्छा अब ठीक है, इसमें ना अपन ये डैश 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 बनाएंगे भाई, 5 बजे और 5:10 और 5:20 ऐसे ऐसे लेंगे। तो यहां पे मान लो लेंगे अपन 5 बजे, बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा 5 बजे को हम लोग वैसे लेने वाले हैं 00। मैं आपको बताता हूँ अभी, एक मिनट रुको, अभी बताता हूँ। ये यहाँ पे जो 00 वाला समय है ना, वो हम तब लेते हैं जब हमने देखना शुरू किया। जैसे मैंने देखना शाम को 5 बजे शुरू किया कि ये व्यक्ति यहां से कितना दूर जा रहा है, तो वो 5 बजे मेरे लिए 00 वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट मेरे पास में क्या है, 5:10। फिर अगला पॉइंट मेरे पास में क्या है, तो आप मान लो वो है 5:20। फिर अगला पॉइंट मेरे पास में क्या है, तो मान लो वो है 5:30। फिर अगला मेरे पास में क्या है, तो वो है 5:40। मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है ताकि मैं सही से लिख पाऊं। और है ना, यहीं पर ऊपर क्या है हमारे पास में, दूरी 0 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300, 400 ऐसे। तो मान लो ये है हमारे पास में 100 मीटर, ये है हमारे पास में 200 मीटर, ये है हमारे पास में 300, और मान लो ये है हमारे पास में 400 मीटर। अब देखो ग्राफ के पॉइंट कैसे बनाएंगे, 5 बजे कहां पर है, 0 पे, तो 5 बजे 0 पे कहीं नहीं है। 5:10 पर व्यक्ति कहां पर है, 100 मीटर पे, तो 5:10 पर वो इतना दूर पहुंच गया है, ठीक है। और 5:20 पर वो कहां पर है, 200 मीटर दूरी पर है। तो 5:20 पर 200 मीटर दूरी पर। 5:30 पर कहां है, 300 मीटर दूरी पर है। तो देखो ये कैसे बनाते हैं, ऐसे ग्राफ पेपर पे बनाते हैं ना, तो ऐसे लाइनें तो खींची हुई रहती है पहले से ही, तो हमें बस यहाँ पे डॉट करना होता है, और यहाँ पे 400 वाले पे हमें डॉट जो है यहाँ पे करना होता है, करेक्ट, इस जगह पे। तो अब देखो सीधी लाइन खींच करके हमें इनको जोड़ेंगे तो हमें ना ऐसा ग्राफ मिलेगा। थोड़ी सी मेरी लाइन टेढ़ी गई है, दिल पे नहीं लेना, बट समझो
एक समान गति में अगर हम ग्राफ बना रहे हैं किसके किसके बीच में, दूरी और समय के बीच में, तो हमारा ग्राफ कैसा मिलता है हमको, एक सीधी रेखा मिलता है। क्या बोलते हो, समझ में आई क्या? तो मतलब ग्राफ देख के बता देंगे कि भाई एक समान गति हो रही है कि नहीं हो रही है। बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है, तो ये एक समान गति है। सीधी रेखा मतलब एक समान गति, एक्स अक्ष पे समय होना चाहिए, वाई अक्ष पे दूरी होनी चाहिए। मतलब मेरे को एक एक संख्या को समझने की जरूरत नहीं, मैं बोलूंगा ऐसे, बोला एक समान गति, बात खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। तो फिर बढ़ते हैं, सच में आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो अब दूसरा असमान गति है, तो देखो इसमें कैसे समझेंगे। केस 1 है हमारे पास में, ये रहा। तो केस 1 का बना लेते हैं फटाफट से अपन ग्राफ, ये रहा। कैसे बनाएंगे भैया, यहां पर हमारा समय, यहां पर हमारी दूरी, क्या क्या हमको यहां पर लेने हैं बिंदु। तो हम ले रहे हैं 5, 10, 20, 30। तो मैं एक काम कर रहा हूं ना, 5, 10, 5, 20 नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, और मान लो चलो यहाँ पे 40 मिनट, जो कि है नहीं बट मान लेते हैं अपन एक बार। फिर यहाँ पे क्या, 0, 100, 200, 200। तो पहले है 0, फिर है वो 100, ठीक है, फिर है हमारे पास में 200, और फिर मान लो मैं 300 लिख देता हूं यहाँ पे, और 400 भी लिख देते हैं, काम सारे नहीं आएंगे ग्राफ बनाने में। तो जब 0 समय हो रहा था, सॉरी जब 5 बज रही थी, तो वो 0 दूरी पर है। मतलब मान लो घर है, और इस ओरिजिन को, इस मूल बिंदु को ही हमने क्या मान लिया, घर मान लिया। क्या है ये, मान लो हमारा घर, कोई आदमी घर से निकल रहा है, तो ये घर, अभी 5 बजे शाम को वो घर पे ही है, तो उसकी दूरी घर से कितनी होगी, 0 हो गई। वाई अक्ष पे दूरी हमारे पास में। फिर क्या हुआ, 10 मिनट बाद वो व्यक्ति कितना दूर चला गया, 100 मीटर दूरी पर आ गया। मतलब 10 मिनट बाद ये हमारे पास में बिंदु मिला कि 10 मिनट हुए तो उस व्यक्ति की दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई। फिर 10 मिनट जब और हुए तो उस व्यक्ति की दूरी कितनी हो गई, 200 हो गई। तो 10 मिनट जब और हुए तो उस व्यक्ति की दूरी कितनी हो गई, यहां बनाएंगे हम लोग ये 200, ठीक है। फिर क्या हुए, 10 मिनट जब और हुए 5:30 बजे, तो भी वो व्यक्ति कहां पर है, 200 पर ही है, उतनी दूरी है उसकी घर से। समझ रहे हो? अब मतलब मान लो घर से निकला था, 200 मीटर दूरी पर हो, चाय की दुकान, बैठ गया वहां पे, दोस्त मिल गया कोई, बैठ गया वहां पे, उससे बात करने बैठ गया। अब हम देख रहे हैं कि 5:30 बजे भी वो वहीं का वहीं है। तो हमारा यहां पे ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे लाइन जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर सीधी जाएगी, ऐसे। समझ रहे हो आप? अब यहां से यहां तक, मान लो मैं इसको ओ बिंदु बोल रहा हूं, इसको ए बिंदु बोल रहा हूं, तो ओ से ए बिंदु तक तो गति कैसी हो रही है, बोला साहब एक समान गति हो रही है। लेकिन ए से अगर मैं बोलूं बी तक हम लोग देख रहे हैं, तो वो तो रुका हुआ ही है, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा। 200 मीटर दूरी जहां दोस्त मिल गया था वहीं रुक गया वो तो यहां हमको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये इसलिए असमान गति का उदाहरण है। पूरा अगर उदाहरण हम लोग देखें तो 0 से ए तक तो एक समान है, फिर ए से बी तक रुका हुआ है वो व्यक्ति। इससे मतलब एक बात ये भी हमको समझ में आई कि अगर इस तरह से लाइन हो ना दूरी समय ग्राफ में, ऐसे लाइन खींची हुई हो, तो इसका मतलब है कि रुक गया है, वो चल नहीं रहा है। समझे? अच्छा सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस ये रहा हमारा, दूरी है हमारे पास में, समय है, तो ऐसा ही ग्राफ बनाना है अपने को। इसके लिए भी फटाफट से बना देते हैं। क्या क्या है यहां पर हमारे पास में, समय 5, फिर 5, 10, फिर 5, 12, फिर 17, फिर 25। तो एक काम करते हैं, 5 बजे को छोड़ते हैं, यहां पर हम 0 ले लेंगे बिंदु, फिर लेंगे 10 मिनट, ठीक है। फिर ये है हमारे पास में 10 मिनट के बाद है 12, तो 12 तो यहीं कहीं होगा। हम लोग एक काम करते हैं, 5 के बाद 15 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 12 यहीं कहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा, और ऊपर हम लोग 100, 200, 300, 400 ले लेते हैं, ठीक है। 100, 200 मीटर, 300 मीटर, और ये 400 मीटर। हमें कैसे बनाना है, 10 मिनट में 100 मीटर, तो 10 मिनट में 100 मीटर, ये रहा पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या, 12 मिनट में, मतलब कुल 2 मिनट में 100 मीटर और चल गया, 12 मिनट में 200 मीटर। तो 12 मिनट 10 के बाद ही होगा यहाँ पे बीच में, और ये 200 मीटर यहाँ पे पहुंच गया वो, ठीक है। ऐसे अगर जोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर क्या हमारे पास में, अगले 5 मिनट में, 5:17 पर वो 300 मीटर पहुंच गया, तो 5:17 यहाँ पे कहीं पर होगा ये बिंदु, तो 17 मिनट में वो 300 मीटर दूर पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। और 5:25 पर वो कहां पर है, 400 मीटर चल चुका है, तो 25 ये रहा, और इसमें ये 400 मीटर चल चुका है, यहां पर है। समझ रहे हो? तो इसकी गति कैसी हो रही है, ऐसे हो रही है इसकी गति। समझे? अब देखो कैसे बन रहा है ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा, तो इसका मतलब है किसका उदाहरण है, ये भी असमान गति का उदाहरण है। सही बात है साहब। तो अब अगला जो केस है हमारे पास में वो ये वाला है। इसका भी हम लोग तुरंत ही क्या करते हैं, डायग्राम, ऐसे ग्राफ जो है अपना बना लेते हैं।
इस वाले में तो हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि समयांतराल जो है वो भी सेम नहीं है, वो भी अलग अलग चल रहे हैं, और जो दूरी है वो भी अलग अलग तरह से तय हो रही है। लेकिन ग्राफ पे अपन पहले सही पॉइंट ले लेते हैं, जैसे 0 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर ऐसे करके ले लेते हैं अपन। तो मान लो अपन ले लेते हैं क्या ना, शुरू का पॉइंट है 5 मिनट, फिर है हमारे पास में 10 मिनट, फिर है हमारे पास में 15, फिर है हमारे पास में 20, फिर है हमारे पास में 25, और फिर है हमारे पास में 30। और ये समय किस में चल रहा है, यहाँ पर मिनट में चल रहा है, ये हमको पहले से मेंशन करना पड़ता है। और यहाँ पर दूरी जो है एस हमारे पास में वो किस में चल रही है, मीटर में चल रही है। तो हम लोग यहाँ पे 50-50 का ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग, तो ये 50 मीटर, फिर दूरी यहाँ पर ले रहे हैं 100 मीटर, फिर ये दूरी यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 150 मीटर, और फिर मान लो ये ले रहे हैं 200 मीटर। दूरी किस में चल रही है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे मीटर में। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट कैसे देखेंगे। तो शुरू के जब 5 बज रही है, अब देखो 5 बज रही है, इस 5 को 5 मत समझना यहां पे इसके निर्देशांक क्या है हमारे पास में, x के निर्देशांक है 0 और y के भी निर्देशांक है 0। तो इस 0 को हमने मान लिया 5 बजे। ठीक है, तो 5 बजे वो लड़का घर से निकला था ना, तो उस 5 बजे को हमने 0 टाइम मान लिया। टाइम तो कभी 0 नहीं होता, रात को 12 बजे 00 लिखा आता है, लेकिन वैसे नहीं समझना भाई, इसको हमने 0 मान लिया। अब 5:05, 5:10, 5:15, ये चीज दिमाग में रखना, यहां कंफ्यूज मत होना, बच्चों वाली बात है। तो ये 00, फिर 5:07 पर ये कितना चल गया, 100 मीटर चल गया। तो 5:07, तो 5:05, फिर 7 मिनट यहां कहीं होगा, तो कितना चल गया, 100 मीटर चल गया। इधर है इसका पॉइंट, ऐसे मिलाएंगे तो अगर हम लोग, ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखोगे आप, 5:10 पे 150 मीटर चला है। तो 5:10 पे 150 यहां पर कहीं पर है, सॉरी 150 ये रहा हमारा, तो ये इस पर, ये 5:10 पर है, तो ये रहा हमारा अगला पॉइंट। फिर क्या है हमारे पास में कि 5:30 पर 170 मीटर ही चला है, तो 170 मीटर यहां पर कहीं पर है हमारा। ठीक है, और ये 5:30 पे इतना चला है, तो 5:30 तो ये रहा। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला पॉइंट यहाँ पे। तो इसकी देखो गति कैसे हो रही है, इसका ग्राफ बनाएंगे, ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो कितना टेढ़ा ग्राफ है भाई, इतना तेज चल रहा था, फिर ऐसे चल गया। तो ठीक है, ऐसे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटी सी चीज मैं इन ग्राफ में आपको बताना चाहूंगा। मान लो दो हमारे पास में दूरी समय वाले ग्राफ हैं, ये समय है, ये दूरी है, यहाँ पर भी ये समय है हमारे पास में, ये दूरी है। तो एक ग्राफ तो है मान लो ऐसे, और एक ग्राफ है मान लो हमारे पास में ऐसे। तो ये फिसल पट्टी है, तो इस फिसल पट्टी पर अगर आप बैठोगे तो जल्दी नीचे पहुंच जाओगे, इस पे बैठोगे तो लेट पहुंचोगे नीचे। तो इसका मतलब ये वाली जो वस्तु है ना, ये तेज गति कर रही है, और ये वाली जो वस्तु है वो धीरे चल रही है, इससे धीरे चल रही है। समझ में आई क्या? ये थोड़ा सा आप याद इस तरह से रख सकते हो। बढ़ रहे हैं आगे, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था। तो अब हम लोग फाइनली गति का जो ग्राफीय निरूपण है उसको समझ सकते हैं। तो हमें दो तरह के ग्राफ समझने हैं, और ये हमारे जो गति के समीकरण है, इस चैप्टर का जो सार है, उसको जब हम लोग डिराइव करेंगे तो वहां पर काम आएगा। देखना कैसे काम आएगा। पहले हम देख रहे हैं दूरी समय ग्राफ। तो दूरी और समय के कुछ एक ग्राफ है हमारे पास में, ध्यान से देखो यहाँ पे। पहला ग्राफ ये रहा दूरी और समय का, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था। अगर ऐसे सीधी रेखा खींची हुई है तो इसका क्या मतलब होता है कि गति कैसी हो रही है, एक समान गति। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहां पर और समझाना चाह रहा हूं। मान लो कि ये घर है, 0-0 पे घर है, और ये मान लो यहां से कितना दूरी है, 100 मीटर की दूरी है। मान लो किलोमीटर में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 100 मीटर। और समय चल रहा है मान लो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, चल ही रहा है समय। तो समय को तो कोई रोक भी नहीं सकता। तो मान लो मैं अपने घर से निकला, अपने दोस्त के घर गया, वहीं जाके बैठ गया। मेरे दोस्त का घर मेरे घर से 100 मीटर दूर है, ऐसा मान लो। मैं गया, जाके बैठ गया, तो अगले 5 मिनट तक मैं वहीं था, फिर अगले 10 मिनट तक भी मैं वहीं था, फिर मैं अगले 15 मिनट तक भी वहीं था, 20 मिनट तक भी वहीं था, आधे 2 घंटे तक मैं वहीं था। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगा। इसको मैं सही से बना देता हूं, तो एक सीधी रेखा बन गया। तो अगर सीधी रेखा है ग्राफ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, समय तो बदल रहा है लेकिन उस वस्तु की दूरी नहीं बदल रही, तो मतलब वो गति नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे वस्तु कैसी है, स्थिर, गति नहीं हो रही है। मैं फिर बता रहा हूं, ये लेक्चर एक पढ़ लोगे ना, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे से। अच्छा, ये समझ में आया। इसके बाद हम लोग एक और समझ लेते हैं कि अगर मान लो कोई सा भी आड़ा टेढ़ा ग्राफ बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी गति हो रही है, असमान गति हो रही है। अब असमान में ग्राफ कैसा भी हो सकता है। ठीक है,
ऐसा बनाया, ऐसा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो अभी हमने बनाया था ना, यूं भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो तो फिर। तो ये असमान गति का हमारे पास में उदाहरण है। अच्छा, ये तो थे हमारे पास में कौन से दूरी समय ग्राफ। और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ध्यान सुनना। एक ग्राफ बना रहा हूं मैं आप लोगों के सामने ऐसे, यहां पे समय है हमारे पास में, और यहां पर हमारे पास में क्या है, समय के बाद में यहां पे दूरी है। क्या ऐसा ग्राफ हो सकता है? ये मान लो 100 मीटर है, यहाँ पे 200 मीटर है, और यहाँ पे मान लो 300 मीटर है। क्या ऐसा ग्राफ हो सकता है? क्या ऐसा ग्राफ हो सकता है? तो हम कहेंगे असंभव, इम्पॉसिबल। क्या मतलब है इस ग्राफ का? कि मान लो मेरी बात हो रही है, तो मैं मान लो 0 समय पे, अभी मान लो 2 बज रही है यहाँ पे, तो 0 समय पे यहाँ पे हूं, तो क्या मैं उसी समय, उसी 2 बजे ही मैं 100 मीटर दूर हो सकता हूं? क्या मैं उसी समय 200 मीटर दूर हो सकता हूं? क्या मैं उसी समय 300 मीटर दूर हो सकता हूं? क्या मैं एक ही समय पे इतनी सारी जगह पर हो सकता हूं क्या? बोले हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप भूत बन जाओ या अगर आप भगवान ही बन जाओ तो फिर संभव है, लेकिन वैसे तो संभव नहीं है। तो इसलिए ये ग्राफ कैसा है? असंभव, क्योंकि समय के साथ वस्तु की स्थिति बदलनी चाहिए असल में, लेकिन यहां क्या हो रहा है, समय तो बदल ही नहीं रहा है और वस्तु की स्थिति बदले जा रही है, तो ऐसा संभव नहीं होता। ये हमें ध्यान में रखना है। बढ़ सकते हैं अपन नेक्स्ट आगे। तो आगे हमारे पास में क्या है, वेग और समय के ग्राफ हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बात, यहां पर ध्यान देना आप सब लोग, वेग और समय के ग्राफ। तो अब अभी तक दूरी और समय का ग्राफ था, अब वेग और समय का ग्राफ है। तो थोड़ा सा सतर्क रहना है यहां पे। क्या सतर्कता रखनी है? जैसे मैं एक सिंपल ग्राफ बताता हूं आपको। एक मान लो मैंने ऐसा ग्राफ बनाया यहां पे, ऐसा। तो अभी इसको देख के क्या बोलोगे आप? बोलोगे सर अभी तो सीखा था ना, स्थिर है वस्तु। भाई क्वांटिटी चेंज हो गई। तो अब भाई अपने को ये समझना है कि कोई वस्तु है। अच्छा जब ठीक है, वस्तु है, मान लो यहां पे उसकी, हमारे पास में उसका वेग कितना है, मान लेते हैं हम लोग 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब वो 1 घंटे में कितनी रफ्तार से चल रहा है, 50 किलोमीटर। गाड़ी पे देखते हैं ना 50 की स्पीड से चल रहा है, तो वही है। तो वो 50 की स्पीड से लगातार उसी स्पीड से चले जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे मान लो 10 मिनट हो गए, समय हम लोग मान लो मिनट में ले रहे हैं, है ना, किसी में भी ले सकते हैं, घंटे में भी ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, भाई सेम स्पीड से चल रहा है, हाईवे पे चल रहा है वो, 50 की स्पीड चल रहा है भाई, खत्म। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है। ठीक है, समझे क्या? अच्छा दूसरा उदाहरण देखते हैं। फिर सर अगर यहां पर ऐसा ग्राफ हो तो इसका क्या मतलब है? हमने कहा वो भी बताएंगे। देखो इसका मतलब है कि वस्तु जब शुरू हुई तो उसका वेग कितना था हमारे पास में, 0 वेग, मतलब थी नहीं ना, शुरू थी, अभी गाड़ी खड़ी है, अभी चली नहीं है, फिर चलाना शुरू की तो उसका वेग बढ़ा। कितना हुआ उसका वेग? मान लो उसका वेग पहले हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, फिर उसका वेग हुआ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर 30 हुआ मान लो, फिर मान लो उसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, फिर वो 50 तक ऐसे। तो क्या यहां पर समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे मान लो 2 मिनट बाद, है ना, 4 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, समय यहां पर हम लोग मिनट में ले रहे हैं, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यार स्पीड गाड़ी की धीरे 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 बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, त्वरित गति। क्या? त्वरित गति, एक समान त्वरण कहेंगे हम इसको। मैंने यहां पे थोड़े से नंबर आगे पीछे लिख दिए, बट ये ऑलमोस्ट एक समान त्वरण है। एक समान त्वरण का मतलब क्या है, एकांक समय में, एक समय में, भले मान लो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में एक फिक्स स्पीड बढ़ रही है, फिर अगले मिनट में उतनी स्पीड और बढ़ जाती, फिर अगले मिनट में उतनी स्पीड और बढ़ जाती। ये कहना चाह रहे हैं अपन। जैसे 1 मिनट में मान लो 0 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, फिर अगले मिनट में स्पीड उसकी 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, फिर अगले मिनट में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, फिर 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो हर एक फिक्स मिनट में उसकी जो है वेग जो है उसका बढ़ता जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन, भगा भगा, वही वाला। समझ में आई? तीसरा ग्राफ हम लोग और इसको कॉम्प्लिकेटेड कर ही सकते हैं ना हम लोग। तो जैसे मान लो अब यहां पर क्या है हमारे पास में, ऐसे चल रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा, किसका उदाहरण है भैया? ये है असमान गति का उदाहरण है। और यहां पे त्वरण भी कैसा है, असमान, एकदम से तेज।
यूं चले बूम उड़ा करके चले गए उस गाड़ी को, मतलब होता है ना काफी लोग धीरे से तो फिर भगा करके चले गए। भाई यहाँ पे समझना क्या है, पहले धीरे चल रहे थे फिर फिसल पट्टी बढ़ गई, तो फिसल पट्टी बढ़ गई मतलब बहुत ज्यादा हो गई स्पीड, ये हमको यहाँ पर मतलब समझना है कि बहुत ही कम टाइम में, जैसे अगर यहां से मैं यहां तक देखूं तो इतने से टाइम में इसकी जो दूरी थी, इसका जो वेग था, सॉरी वेग कितना बढ़ गया, यहां से यहां तक का बढ़ गया, तो इतने से टाइम में इतना वेग बढ़ गया इसका। तो ये असमान गति से तेज चलाते हैं ना कुछ लड़के, ऐसे भूम करके निकल जाता है, तो वैसी गति चल रही है यहाँ पे। इसका एक और उदाहरण हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लो यहाँ पे क्या है कि ऐसा ग्राफ है हमारे पास में, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हम समझ सकते हैं ये ऋणात्मक त्वरण है। ये ऋणात्मक त्वरण का उदाहरण है। क्या मतलब है, समय के साथ में एक समान रूप से इसका वेग कम हो रहा है वस्तु का, धीरे धीरे व्यक्ति गाड़ी अपनी रोकता जा रहा है, फिर रोक लेगा लास्ट में आकर के, ऐसे ये समझ सकते हैं। और एक सिंपल ग्राफ, अब अगर आप समझना चाहो, जैसे किताब में जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो क्या है कि ऐसे ऐसे ऐसे, और क्या है यहाँ पे वेग है हमारे पास में और यहाँ पर हमारे पास में समय है। बोला इसका क्या मतलब है, तो बोला देखो इसका मतलब ये है कि ना मान लो ये O बिंदु है, ये A बिंदु है, ये B है और ये हमारे पास में C है, तो O से A तक तो क्या है, एक समान त्वरण से वस्तु गतिशील है, उसका वेग बढ़ रहा है एक समान, है ना। और फिर A से B तक क्या है, वस्तु एक ही वेग से गति कर रही है। जैसे मान लो यहां से यहां तक वेग कितना हो गया उसका, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इतनी देर तक चल रही है, मान लो ये 5 मिनट है और 10 मिनट है, तो 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक वो वस्तु रुकी हुई है। और फिर क्या हो रहा है, बी से सी तक हम देख रहे हैं कि उस वस्तु का वेग कम होता जा रहा है और वो आते आते रुक जाती है, धीरे 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 होता जा रहा है। ऋणात्मक त्वरण है, धनात्मक त्वरण है, और यहाँ पर वस्तु स्थिर गति से चल रही है, स्थिर वेग से चल रही है। तो ये हमको ग्राफ पढ़ना थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। आ गया है ऑलमोस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ग्राफ की हेल्प से, इन ग्राफ्स की हेल्प से गति के समीकरणों को बताएंगे। तो अब बढ़ रहे हैं आगे हमारे मेन टॉपिक पर। क्या है टॉपिक हमारा, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। यस, यही टॉपिक तो मेन पढ़ना था अपन को बहुत ही अच्छे से। तो चलो देखो, हमें यहाँ पे 3 गति के समीकरण बनाने, और आप मान करके चलो 11th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ने वाले हो, IIT के लिए, नीट के लिए या JEE के लिए या किसी और एग्जाम के लिए, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे ये नियम, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 9वीं क्लास में जो भौतिक विज्ञान फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारा वापस 11वीं में काम आएगा और बहुत ज्यादा काम आएगा। वो बहुत ज्यादा जब मैं प्रश्न करवाऊंगा तो थोड़ा आपको आप लोगों को आइडिया दे दूंगा, बट अभी हाँ हमें करना है। तो गति का पहला समीकरण हम लोग बना रहे हैं, देखेंगे कि कैसे बनाते हैं उस समीकरण को, कैसे आता है वो समीकरण। तो बहुत सिंपल है, हमें ना एक ग्राफ बनाना है। पहले तो इस ग्राफ में हमें क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये ऐसे करके हम लोग यहाँ पे तो लेंगे समय, और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर वेग। ठीक है, तो हमें अब मानना है, थोड़ा बहुत मानना खेलेंगे अपन, जैसे गणित में करते हैं। तो हम मानेंगे कि हमारे पास में कोई वस्तु है, वो है ना, जब हमने उस वस्तु को देखना चालू किया 0 टाइम पर, वो वस्तु कुछ वेग u से, कुछ वेग है उसका प्रारंभिक वेग, कुछ भी हो सकता है यार, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, या 5 मीटर प्रति सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे चल रही है। कोई वस्तु है, प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, और है ना उसका वेग बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बढ़कर के उसका वेग कितना हो जाता है, तो उसका वेग हो जाता है v। भाई u से v ही होगा ना, ये u से v हो गया वेग। ठीक है, और इसको होने में समय कितना लगता है उसको, तो हम मान रहे हैं ऐसा होने में उसको जो समय लगता है वो है समय t। अच्छा, t समय ही है, यहाँ पे इसको मिटा दो भले आप लोग यहाँ पे, क्योंकि हम समय के लिए सिंबल t ही काम में ले रहे हैं, इसको भले ऐसा हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पे यहां से यहां तक का जो समय लिया है हमने, वो कितना है हमारे पास में, t मान लो। ये ग्राफ अच्छे से बनाना है, क्योंकि इसी एक ग्राफ से अपन 3 गति के समीकरण बनाने वाले हैं। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि भैया इनको है ना, हम अलग अलग बिंदुओं को पहले कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। जैसे ये बिंदु है हमारे पास में O, अब इस बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं चलो A, फिर इसको नाम हम लोग दे देते हैं B, इसको हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे C, और एक काम करते हैं यहाँ पे इसको एक लाइन ये भी खींच लेते हैं, इस बिंदु को यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं D, और इस बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं E। ठीक बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, पहला गति का समीकरण इतना आसान है बताना, हम बोलेंगे कि भैया त्वरण क्या होता है।
तो त्वरण है हमारे पास में वेग में परिवर्तन की दर। कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में कितना वेग परिवर्तित हो रहा है, वही क्या है हमारे पास में त्वरण, या 1 मिनट में बोल लो, बट हाँ एक समय में कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे कि वेग में परिवर्तन और दर के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको समय से भाग दे देंगे। सही बात है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे। तो वेग में परिवर्तन निकालेंगे कि यार बाद में जितना वेग होगा उसमें से पहले वाले वेग को माइनस कर देंगे। तो बोला बहुत सिंपल है, बाद में वेग कितना है इसमें हमारे पास में, ये वाला बाद में कितना हो जाता है वेग v हो जाता है। तो बाद वाला वेग v माइनस पहले वाला वेग कितना है हमारे पास में, पहले वो वस्तु कितने वेग से चल रही थी, u वेग से चल रही थी, तो v माइनस यू बटा कितना समय लगा v से, उसका u से वेग v होने में कितना समय लगा, तो हम कहेंगे उसको t समय लगा। और त्वरण को हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर त्वरण को लिखेंगे a से। तो हमारे पास में यहां पर ध्यान से देखना समीकरण क्या बना, at बराबर v माइनस यू। कोई संभावना, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमें। बस ये माइनस का समीकरण, ये जो निशान है ना इस समीकरण में माइनस का, ये पसंद नहीं है हमको, प्लस सुंदर लगता है। तो इस माइनस को हटाने के लिए मैं माइनस के u को यहां ले आऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, at प्लस यू बराबर v। अब इसको थोड़ा पूरा ही उलट करके लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस at। ये हमारा गति का पहला समीकरण है। क्या है, गति का पहला समीकरण भैया। अब आप देखोगे ना किताब में फालतू में इसको लंबा कर रखा है, क्यों, v की जगह पहले क्या लिखेगा, ओ बी लिखेगा यहां पे, माइनस u की जगह क्या लिखेगा, ओ बी माइनस ओ ए, टी की जगह क्या लिखेगा, लिखेगा ओ ई, फिर नीचे लिखेगा ओ ई। फिर अगली लाइन में बताएगा कि ओ ए जो है वो u के बराबर है, ओ बी जो है वो v के बराबर है, ओ ई जो है वो t के बराबर है, इसलिए यहां पे v आएगा माइनस u आएगा बटे में t आएगा। बोला हो गया साहब, समझे मेरी बात, मतलब जबरदस्ती उसको ना लंबा कर रखा है। तो हमने शॉर्टकट में लिख लिया, ये हमारा गति का पहला समीकरण आ गया। एक छोटी सी बात यहां पर ध्यान देने वाली है, यहां पर ध्यान समझना कि यहां पर जो ये वाला समीकरण है ना, इस समीकरण में से मैं यूं भी तो लिख सकता हूं कि t बराबर क्या है भैया, v माइनस यू बटा a। ये समीकरण हमें आगे भी काम में आएगा। इसको मैं स्टार से नाम दे रहा हूं कि भैया दूसरा समीकरण जब हम बनाएंगे ना तो भी ये काम आएगा। तो आ जाओ अब अपन एक काम करते हैं, दूसरा गति का समीकरण कैसे होगा उसको बना करके देख लेते हैं। तो अब जो दूसरा समीकरण है उसके लिए भी हमें चित्र तो वही चाहिए, तो वही मैंने कॉपी कर लिया, तुम लोग कॉपी बना लेना अपनी। जो मैं लिख रहा हूं वो सब कुछ लिख लेना, एग्जाम में इससे बाहर कुछ जाना ही नहीं है, थ्योरी वाइज। और क्वेश्चन भी करना, ऐसे हलवा बना देंगे क्वेश्चन को भी। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, हमें जो दूसरा हमारा गति का समीकरण हम लोग निकालेंगे ना, इसको हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल की मदद से। क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे अपन लोग यहां पर। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं ना, दो आकृतियां हैं हमारे पास में, एक तो ये रही हमारे पास में त्रिभुज, और एक दूसरा हमारे पास में एक आयत है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि भैया कुल क्षेत्रफल किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक चीज मैं आप लोगों को आज रास की बात बता देता हूं कि ये जो हमारे पास में क्षेत्रफल है ना, यहां पर ये क्षेत्रफल किसके बराबर है, आप लोगों को जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि इस वस्तु ने जितनी भी दूरी तय की है ना, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वस्तु ने जितनी भी दूरी तय की है उस दूरी के बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग समझ रहे हैं कि ये उसी दूरी के बराबर है, जिसको हम लोग s से लिख रहे हैं कि कुल क्षेत्रफल किसके बराबर है, दूरी के। या आप विस्थापन अपने मन में एक बार के लिए रख लो, दोनों को सेम मान लेते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। तो यहां पर वही दूरी के लिए लिख रहे हैं इसको। तो आयत का क्षेत्रफल यहां पर क्या होगा, ओ ई गुणा ओ ए कर सकते हैं हम। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ओ ई गुणा ओ ए कर दिया, तो ओ ई गुणा ओ ए प्लस उसके बाद हमारे पास में कौन सा है क्षेत्रफल, तो हम देख रहे हैं यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। अच्छा ये ऊंचाई को लिखते हैं जल्दी से फटाफट से, देखो तो ओ ए इंटू ओ ई इंटू ओ ए है, तो ओ ई किसके बराबर है,
टी के बराबर है, ठीक है सर लिख दिया। ओ ए किसके बराबर है, ओ ए किसके बराबर है, यू के बराबर है। प्लस में यहां पे क्या चल रहा है, 1/2 गुणा आधार कितना है हमारे पास में, त्रिभुज का आधार, तो त्रिभुज का आधार है मेरे पास ए डी, क्या हो गया यहाँ पे ए डी, गुणा ऊंचाई कितनी है हमारे पास में त्रिभुज की, तो डी से लेकर सी तक, तो मैं सी डी लिख दूं, सी डी दिखने में अच्छा लगता है और तो कोई कारण नहीं है। अब देखो इसको और हल करना है, इसको मैं यूं लिख दूं कि यू टी, कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, प्लस हाफ इंटू ए डी। अब आप मेरे को खुद बता दो ए डी किसके बराबर है, ए डी ओ ई के बराबर है कि नहीं है, आयत जो है हमारे पास में उसमें आमने सामने वाली भुजा तो सेम ही होती है, तो ओ ई के बराबर है, और ओ ई किसके बराबर है, ओ ई तो खुद टी के बराबर है, तो यहां पर मैं सीधा सीधा किसकी जगह, ए डी की जगह क्या लिख दूंगा, टी लिख दूंगा। इसी तरह से जो सी डी है हमारा, सी डी, तो सी डी किसके बराबर है, इसके बराबर है, ए बी के बराबर है, सही बात है। देखो ध्यान से देखो, सी डी ये किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, लेकिन इतना आएगा कैसे, इतना कैसे निकालेंगे, क्योंकि O से लेकर के यहां तक का U है और O से लेकर के ऊपर तक का V है, तो इतना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, OB में से OA को माइनस करना पड़ेगा। तो AD ये जो CD है ना, इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर ध्यान देना आप लोग, इसकी जगह पर मैं लिखूंगा OB माइनस OA। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा सोचोगे ना तो समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान कंसेप्ट है, यहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हालांकि रॉकेट में भी लगता है यही साइंस है, लेकिन रॉकेट साइंस नहीं है। खैर यहां देखो चलो, यूटी प्लस हाफ, अब यहां पे इसको लिख रहे हैं अपन, और टी तो है ही, इसको टी भी लिख ही लेते हैं यहां पर, चलो। और ओ बी की जगह हमारे पास में क्या है, वी है, और ओ ए की जगह क्या है, यू, तो ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वी माइनस यू, करेक्ट, वी माइनस यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और, तो अब हमें एक स्टेप पीछे वापस जाना पड़ेगा फर्स्ट समीकरण में, v माइनस यू के लिए। तो यहां पर आप ध्यान देना, अगर मैं पिछली समीकरण को ध्यान से देखूं, यहां पे जो मैंने ये वाला समीकरण लिखा था स्टार वाला, ये हमें बार बार काम में आएगा, तो यहां से v माइनस यू किसके बराबर है, a ऊपर चला जाएगा, ये वाला देख लो ना समीकरण, आप ये देखो v माइनस यू किसके बराबर है, v माइनस यू किसके बराबर है, at के बराबर है, तो मैं कहीं पर भी v माइनस यू की जगह क्या लिख सकता हूं, at लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात है सर। तो v माइनस यू की जगह क्या लिख देंगे, at लिख देंगे, तो क्या बनेगा, ut प्लस हाफ, v माइनस यू की जगह लिख देंगे at, और ये t तो है ही यहाँ पे पहले से ही, तो इस t को मैंने बाद में लिख दिया और कुछ नहीं किया है। तो हमारे पास में क्या बनेगा समीकरण, s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, यही है हमारे पास में गति का दूसरा समीकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गति का दूसरा समीकरण, इसको हम लोग बोलते हैं समय स्थिति संबंध। अच्छा ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पूरे समीकरण में जो सबसे बेसिक क्वांटिटीज है ना दो, वो कौन सी, एक तो समय है, सबसे जो मूलभूत भौतिक राशि है वो, और दूसरी हमारे पास में जो है स्थिति, मतलब दूरी, तो स्थिति और समय के बीच का संबंध दिखाता है ये, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थिति समय संबंध। और ये हमारा सेकंड इक्वेशन गति का हमारे पास में आ गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत एकदम शॉर्ट तरीके से, जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हो। और इस वाले को, पहले समीकरण को हम लोग वेग समय संबंध बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इस पूरे के पूरे समीकरण में वेग और समय मूलभूत क्या है हमारे पास में, भौतिक राशि है। क्यों, क्योंकि जो त्वरण है वो तो खुद वेग और समय से ही बना है, तो इसीलिए मूलभूत राशि को लिख दिया अपन ने इसमें। और उसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता दूं भाई, देखो आप ऐसे याद कर सकते हो कि पहले समीकरण में दूरी नहीं है, दूसरे समीकरण में दूरी भी है हमारे पास में, है ना। अब ऐसे ही हमें तीसरा समीकरण भी लेकर के आना है। अच्छा तीसरा समीकरण हम ऐसा लेकर के आएंगे जिसमें समय नहीं होगा, दूसरे समीकरण में समय है और पहले समीकरण में भी हम देख रहे हैं तो समय है, हम एक ऐसा समीकरण बनाएंगे जिसमें समय नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गति का तीसरा समीकरण है, जिसको वेग और स्थिति का संबंध कहते हैं। फटाफट से इसको भी कर लेते हैं, यहां पर भी यही चित्र काम आएगा अपने, और यहां पर भी आपको जानकर के हैरानी होगी कि इसका क्षेत्रफल से ही हम लोग तीसरे समीकरण को निकाल लेंगे। हालांकि तीसरे समीकरण को निकालने का एक और तरीका पता है मुझे, लेकिन मैं आपको जो किताब में है अभी ग्राफीय विधि उसी से बता रहा हूं। तो देखो यहां पे समझो, यहां पर हम क्या इस पूरे क्षेत्रफल को निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल तो हमें क्या पता है, दूरी देता है ना। वेग समय का जो ग्राफ होता है उसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो वो हमें दूरी देता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आप यहां पर ध्यान देना कि ना यहां पे एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है असल में, अच्छा यहां पर समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या है वो समझना। तो यहां पर हम कह रहे हैं समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल है हमारे पास में, ये चतुर्भुज का निशान बना दिया मैंने, कौन सा है,
ओ ए, फिर हम जाएंगे सी पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे डी पे जाएंगे, फिर हम ई पे जाएंगे। तो क्या है ओ ए सी डी ई। अच्छा डी भी नहीं भी अगर मैं लिखूं तो चल जाएगा, इस डी को आप हटा दो यहां से, है ना, केवल ई लिख लेते हैं हम लोग। तो ई को भी हटा के मैं वापस से लिख लेता हूं, तो ओ ए सी ई। तो ये जो हमारे पास में पूरा चतुर्भुज है ये समलम चतुर्भुज है। अब आपके मन में होगा कि सर ये समलम चतुर्भुज कौन सी बला है, हम तो भूल गए। टेंशन मत लो यार, अपन बैठे। तो आप लोग यहां ध्यान दो, ऐसा चतुर्भुज जो है ना जिसकी दो भुजाएं ऐसी हों जो समांतर हो एक दूसरे के, कभी नहीं मिलेंगी। ये वाली और ये वाली समांतर है, कभी नहीं मिलेगी। लेकिन दो भुजाएं ऐसी हैं जो काट देंगी एक दूसरे को, मिल जाएंगी आगे जाते। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, समलम चतुर्भुज कहते हैं। अच्छा ठीक है साहब, तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालते ही तीसरा हमारे पास में गति का समीकरण आएगा, और क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, दूरी के बराबर होता है। तो हमें ये पता है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर s बराबर, तो क्या है हमारे पास में समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और उसी को ही कंटिन्यू करके कह सकते हैं s बराबर इसके है, और फिर हम लोग कहेंगे कि s बराबर यहां पर क्या आ जाएगा, ध्यान दो, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है हमारे पास में 1/2 गुणा, ये याद रखना पड़ेगा, स्टार बना रहा हूं मैं, समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग ठीक है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा, इसके बाद में हमारे पास में क्या हो जाएगा, उनके बीच की दूरी। मैं ऐसे लिख देता हूं, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब यहां पर एक बात है ना नोटिस करने वाली है कि भाई समांतर भुजा कौन सी है, एक तो OA है और एक ये वाली है। तो इनके बीच तो दूरी खूब सारी हो सकती है, जैसे मान लो ये है तो ये दूरी यूं भी हो सकती है, 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 कैसे भी हो सकती है। लेकिन हमें ना न्यूनतम दूरी लेनी होती है, ये जो एकदम सीधी दूरी हो। तो एकदम ये रही समांतर भुजा एक, और ये दूसरी समांतर भुजा है, तो ये वाली जो दूरी है ना हम लोग इसको लेते हैं। बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, वो तो मैंने बता दी, नहीं भी ध्यान रखते तो वही लेते तुम लोग, मेरे को पता ही है। तो अब देखो आगे करेंगे इसको, तो आगे क्या कर रहे हैं हम लोग, s बराबर लिख रहे हैं 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। अच्छा समांतर भुजा कौन सी है, OA है और EC है, या CE लिख लो, तो इसको बोलेंगे OA प्लस CE, करेक्ट। फिर क्या है, मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये निशान समांतर का है, तो समांतर भुजा ये रही और ये रही, इनके बीच की दूरी ये रही, तो AD लिख दूं या फिर OE लिख दूं, एक ही बात है। तो एक काम करते हैं, OE लिख देते हैं, मेरे को OE ज्यादा सही लग रहा है, यहाँ पे OE लिख दिया, चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणा OA कितना है हमारे पास में, OA है U, ठीक है, प्लस CE कितना है हमारे पास में, तो CE है हमारे पास में, किसके बराबर है CE, ये पूरी भुजा किसके बराबर है, OB के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं OB के बराबर है, तो CE की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, OB लिख सकता हूं, एरो बना देता हूं, तुम लोग को ध्यान रहेगा। या चलो मैं आगे लिख भी दूंगा कहीं पर, ठीक है, इसी लाइन के आगे लिख देंगे अपन, गुणा OE कितना है हमारे पास में, OE कितना है हमारे पास में T, तो OE की जगह T आ जाएगा। अब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पे, चूंकि ऐसा एग्जाम में करना, चूंकि CE जो है ना वो किसके बराबर है, वो OB के बराबर है। CE जो है हमारे पास में वो OB के बराबर है, ठीक है साहब, लिख दिया तो इसलिए OB आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 गुणा U प्लस OB की जगह क्या आएगा, तो OB की जगह हमारे पास में आएगा V, करेक्ट बात है, यहां से यहां तक, गुणा T है हमारे पास में और S है हमारे पास में। अब देखना एक समस्या है यार, हमें ऐसा समीकरण चाहिए जिसमें T हो ही ना, जिसमें समय हो ही ना, तो क्या करें उसके लिए, तो उसके लिए फिर हमको पहला ही गति का समीकरण काम में आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे T का मान क्या है, V माइनस U बटा A, तो T की जगह हम लोग, क्योंकि बात तो उसी वस्तु की हो रही है, उसी गति के केस की बात हो रही है, तो हम T की जगह क्या रख सकते हैं, V माइनस U बटा A रख सकते हैं कहीं पर भी। तो T की जगह रखते हैं अपन, क्या रखेंगे, V माइनस U बटा A, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में U प्लस V, और ये हो जाएगा हमारे पास में V माइनस U बटा A, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको। ऊपर मैंने जबरदस्ती ब्रैकेट बनाया, क्यों बनाया अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो अब देखो ध्यान से देखो, मैं इसको ना जानबूझ करके लिख रहा हूं V प्लस U, लिख सकता हूं ना, U प्लस V को V प्लस U लिख सकता हूं, इनटू इसको मैं क्या लिख रहा हूं, V माइनस U बटा A, ऐसे लिख रहे हैं। तो अब आप ध्यान से देखो, नीचे वाले को छोड़ो, ऊपर वाले को ध्यान से देखो। या चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं आप लोगों के लिए कुछ भी,
तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको s बराबर, दिस इंप्लाइज दैट s बराबर 1/2a। इस a को मैंने इस 2 के साथ लिख दिया, नीचे नीचे था ना क्योंकि वो गुणा में, और फिर यहां पे क्या लिख रहा हूं, ऊपर में v प्लस यू मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू, करेक्ट। तो देखो क्या आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो क्या आएगा हमारे पास में, गणित थोड़ी सी लगाएंगे तो यहां पे आएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बटा 2a। तो क्या आएगा, 2a को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। थोड़ा सुंदर बनाएंगे इसको हमेशा की तरह से। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहां पे हम लोग लिखेंगे इसको, u स्क्वायर को मैं यहां ला रहा हूं तो वो माइनस का प्लस में आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास में, u स्क्वायर प्लस 2as बराबर v स्क्वायर। लास्ट में बस मैं इसको लिख रहा हूं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इसको बस मैं वो कर देता हूं, गोला 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 बना देता हूं सुंदर वाला, और ये हमारे पास में क्या आ गया, गति का तीसरा समीकरण आ गया। बिल्कुल लोड नहीं लेना, शुरू से वीडियो को वापस देखना है, अगर नहीं समझ में आया तो सब समझ में आ जाएगा, सब हलवा हो जाएगा। तीनों समीकरण हमने गति के डिराइव कर दिए। पहला क्या था, v बराबर u प्लस का 80, दूसरा क्या था s बराबर ut प्लस का हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, और तीसरा क्या था हमारे पास में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। तरीका क्या था, दो में तो ग्राफ बना के उसका क्षेत्रफल निकाल लिया, और पहले में तो त्वरण का सूत्र ही लगाना था, बस और कुछ नहीं था। थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप परफेक्ट हो जाओगे। तो लास्ट अब हमारा चैप्टर का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एक समान वृत्तीय गति। इसमें बस एक ही चीज आप लोगों को समझनी है, वो चीज इतनी सी है कि मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो एक पार्क है हमारे पास में से 4 कोने वाला, ऐसा एक पार्क है हमारे पास में, तो वो शाम को डेली है ना पार्क में जॉगिंग करने जाता है। तो मान लो ये ए बिंदु है, ये बी है, यहाँ पे सी है, ये डी है। तो अभी वो व्यक्ति क्या करता है, मान लो ए से शुरू करता है भागना, और पहले यहाँ जाता है बी की तरफ, फिर यूं जाता है, फिर यूं जाता है, फिर वो कोने कोने पे भागता है, ऐसे वॉकिंग करता है ना, जॉगिंग करता है वो। तो अभी क्या हो रहा है कि मान लो वो थ्रू आउट पूरे समय में ही उसकी जो चाल है वो कितनी है हमारे पास में, मान लो उसकी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। धीरे धीरे भागता है, काफी देर तक ऐसे 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 करके भागता रहता है, फिर मुड़ जाता है, फिर वो उसकी चाल जो है वो 20 ही रहती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे चक्कर में उसकी चाल कितनी बार बदल रही है, तो चाल कितनी बार बदल रही है, 0 बार बदल रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि वेग में परिवर्तन कितनी बार हो रहा है, ठीक है, वेग में परिवर्तन, तो वो कितनी बार हो रहा है, एक चक्कर में 4 बार हो रहा है। कैसे समझना, वेग में परिवर्तन कितनी बार हो रहा है, 4 बार एक चक्कर में। क्यों, क्योंकि वेग हमारे पास में कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि के साथ में क्या होता है, दिशा होती है। तो अगर केवल दिशा भी बदल जाए, जैसे क्या है हमारे पास में परिमाण होता है एक तो, और दूसरा क्या होता है हमारे पास में दिशा होती है। तो अगर केवल दिशा भी हमारे पास में किसी व्यक्ति की बदल रही है, तो भले ही उसकी चाल नहीं बदल रही है, उसकी चाल उतनी ही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, भले ये चीज फिक्स है, अगर केवल दिशा भी बदल रही है ना तो भी वेग बदल जाता है। तो जैसे यहां से गया, अब जैसे यहां मुड़ा ना, तो क्योंकि उसकी दिशा चेंज हो गई, पहले उसका वेग मान लो कितना था, 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में था। ऐसे दिखाते हैं ना हम लोग दिशाएं, ध्यान से देखो, ऐसे दिखाते हैं पेपर पे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है, वेस्ट, ऐसे दिखाते हैं हम लोग। तो पहले थी 20 किलोमीटर उत्तर में, फिर उसकी चाल हो गई, वेग जो हो गया 20 किलोमीटर पूर्व में, फिर हो गया 20 किलोमीटर दक्षिण में, और फिर हो गया उसका 20 किलोमीटर पश्चिम में। तो उसके 4 बार दिशा बदल गई। तो क्योंकि 4 बार दिशा बदल गई, तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि उसका वेग भी 4 बार बदल गया। उसकी चाल कितनी बार बदली, चाल 0 बार बदली है। ये हमको ध्यान देना है। अब बस बुक में ऐसे समझा रखा है कि मान लो अब अगर ये चतुर्भुज से ना ऐसा हो जाए, ये 6 भुजाओं वाला हो जाए, मान लो ये, ठीक है, ये 6 भुजाएं हो गई ना, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गई क्या, 3 और कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ना ये, ठीक है। तो 8 भुजाओं वाला मान लो बन गया। तो अब अगर इसमें यही व्यक्ति भागेगा ना, तो इसकी जो चाल है वो तो सेम रहेगी, मान लो भले ही पूरे चक्कर में, लेकिन इसका वेग जो है वो कितनी बार बदलेगा, 8 बार बदलेगा, 8 बार वेग बदलेगा। तो डेल्टा वी लिख देता हूं मैं कि वेग में परिवर्तन आएगा, ऐसा आप शॉर्टकट में समझ लेना। तो उसका 8 बार जो है वेग बदलेगा। ऐसे ही अगर भुजाएं बढ़ती जाएंगी, 8 से 10 हो जाएंगी तो 10 बार वेग बदलेगा, 15 हो जाएंगे तो 15 बार वेग बदलेगा। चाल भले सेम है, वेग बदलते जाएगा बदलते जाएगा। और अगर हम क्या करें, अनंत भुजाएं कर दें, भुजाएं इसकी बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत सारी कर दें,
तो वो असल में एक है ना वृत्त बन जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। तो अब हर भुजा जो है ना एक बिंदु के बराबर हो गई और वो एक सर्कल ही बन गया फिर एंड में तो आते थे। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आएगा कि भले ही हमें लग रहा होगा कि कोई व्यक्ति इसमें भाग रहा है, तो उसकी चाल हमारे पास में कितनी है, थ्रू आउट 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, ठीक है। लेकिन उसका वेग कितना है, तो हम कहेंगे कि उसका वेग लगातार परिवर्तित हो रहा है। वेग कितना है, परिवर्तित हो रहा है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसकी दिशा बदलती जा रही है ना, हर वक्त तो हल्का 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 मुड़ता है। तो हम कह रहे हैं कि वेग उसका क्योंकि बार बार बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, कि उसका वेग लगातार बदल रहा है, तो वेग बदलने वाली गति को क्या कहते हैं, तो वेग बदलने वाली गति को हम लोग कैसे गति कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं कि नहीं कहते। अब देखो, देखने में हमको दिख रहा है कि यार वो सेम स्पीड से ही चल रहा है, लेकिन क्योंकि दिशा बदल रही है तो उसका वेग बदल रहा है, और वेग बदलता है अगर समय के साथ में तो हम कहते हैं त्वरित गति में। तो अगर ऐसे कोई भी वस्तु अगर हम घुमा भी रहे होते हैं ना, तो भले ही उसकी स्पीड घूमने में नंबर सेम है, उसकी स्पीड का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, लेकिन वो कैसी गति कर रही है, त्वरित गति कर रही है, वहां पे त्वरण होता है। तो वृत्तीय गति जो होती है ना, एक समान रूप से अगर कोई गति कर रही है वस्तु, एक समान के असमान भी हो सकता है वैसे, तो कुल मिलाकर के उसको त्वरित गति कहते हैं। और हमारी किताब में एक समान वृत्तीय गति के लिए एक सूत्र दिया है हम लोगों को। वो क्या सूत्र है, आप ध्यान रखो वृत्तीय गति के लिए, कि हमारे पास में जो वेग होता है वो किसके बराबर होता है, 2πr बटा t। अच्छा, 2πr क्या होता है, तो परिधि कि एक चक्कर कितनी देर में लगा बटा कितना समय लगा उसको। तो ये हमारे पास में वृत्तीय, एक समान वृत्तीय गति के लिए एक हमारे पास में सूत्र यहां पर आ जाता है वेग निकालने के लिए। एग्जाम में बोले छोटा मोटा तो 2πr लगा करके दूरी बटा समय होता है, तो दूरी यहां पर क्या हो जाएगी, पूरा चक्कर, तो चक्कर क्या होगा 2πr बटा समय, उसको कितना लगा t। और एक लास्ट चीज हम लोगों को किताब में बता रखी है, जिसको बताते ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और वो चीज है यहां पर मैं ऐसे बता देता हूं, ऐसे कि भैया ये हमारे पास में एक वृत्त है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, वो धागा बांधा है एक पत्थर पे, एक पत्थर को घुमा रहा है वो व्यक्ति, बच्चा ये कोई ऐसे रस्सी बांध के पत्थर घुमा रहा है, ऐसे घुमाता है। अब वो जैसे ही घुमाते हुए पत्थर को छोड़ेगा, जैसे मान लो मैं घुमाते घुमाते यूं लाया और यहां मैंने छोड़ दिया, तो वो उस दिशा में जाएगा, उसी दिशा में। मतलब जैसे मान लो मैंने उसको है ना यहां छोड़ा इस जगह पे, तो ये इधर एक स्पर्श रेखा हम लोग बना सकते हैं ऐसे, टेंजेंट, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। उस वृत्त में उस बिंदु को जो छू करके गुजर रही है, और ऐसी एक बिंदु से गुजरने वाली एक ही रेखा होती है। तो स्पर्श रेखा की दिशा में जो है ये पत्थर चला जाएगा। अच्छा, ये क्यों बताया आप लोगों को, क्योंकि भविष्य में आप स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे गणित में भी और विज्ञान में भी, तो अभी आपको बता दिया कि वो स्पर्श रेखा की दिशा में जो है वो पत्थर चला जाएगा। बस इतनी सी बात है, क्योंकि वेग तो बदल ही रहा है, दिशा बार बार उसकी बदल ही रही है, तो सिंपल सी बात है। और ऐसा ही वो गोला फेंक में होता है ना, ऐसे घुमा घुमा के ऐसे करके फेंकना होता है गोला, तो वो ऐसा ही करते हैं, तो उस जिस दिशा में छोड़ता है फिर वो उस दिशा में गोला बढ़ करके आगे जाता है। आई होप आप लोगों को मजा आ गया। ताबड़तोड़ तरीके से, छोटी मोटी कोई गलती लिखने उखने में हो गई हो, मैंने बोला सही हो तो तुम लोग मैनेज कर लेना। बाकी फिर से मैं याद दिला रहा हूँ कि ये साइंस के सारे वन शॉट्स वगैरह जो भी अपन पढ़ रहे हैं, इन सबके नोट्स वगैरह सब शॉर्ट नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पर हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। 10th की भी तैयारी शुरू करोगे तो उसके बारे में पता चल जाएगा। 11th-12th की भी अगर साइंस सेक्शन से आप स्ट्रीम से अगर तैयारी शुरू करते हो तो उसके बारे में भी आपको सब कुछ पता चल जाएगा, वो भी आप लोग देख सकते हो। और अपन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर बात करूंगा तो लेक्चर और लंबा हो जाएगा, क्या मतलब। मैं भी थक गया हूँ, पानी पीता हूँ, तुम भी जाओ पानी पियो, आराम करो, ऐश करो, मजे करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, घर वालों का नाम करो। बाय बाय।